अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ इकरा सगीर अहमद का रिदाए आरज़ू। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर रिदाए आरज़ू बाय इकरा सगीर अहमद। है तार तार अब के भी दामाने आरज़ू, हालात ने शुआर की फिर से सितम की खो, फिर बस रही हैं वहशतें कल्बो निगाह में, लेकिन क़यामतों के मनाजिर हैं चार सू। कंदील बीबी, बाहर अशरफ साहब के दोस्त कोई अहम पैगाम लाए हैं, वो बुला रहे हैं आपको। मुझे? मगर उसे सरासीमा अंदाज में खड़े होकर अपने पीले सूट पर निगाह डाली जो उपटन की खुशबू से महका हुआ था और जा बजा उस पर उपटन के छोटे छोटे धब्बे भी सूख कर नुमाया हो गए थे। देर ना करें बीबी, बहुत जल्दी में है, वो साहब कह रहे थे। कंदील बीबी को से कहो 5 मिनट के लिए बात कर लें, बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं वो। मुलाजमा परेशानी से गोया थी। इलाही खैर, अब जबकि उन्हें बारात लेकर पहुंचने में देर ही कितनी रह गई है, ऐसे हसास वक्त पर किसी अजनबी का उनके दोस्त का पुरस्रार सा पैगाम लाना उसे हवास बाख्ता करने लगा। ठहरो, मैं चची जान को साथ ले लेती हूँ, उसे स्याह चादर ओढ़ते हुए इस शराबी लहजे में कहा। ऐसा गजब ना करना बीबी जी, आपसे ही करने वाली कोई खास बात होगी, जब भी तो उन साहब ने सख्ती से ताकीद की है कि बहुत खामोशी से आपको बुला कर लाऊं, किसी और को मालूम ना हो। बड़ी बड़ी बेगम साहिबा की आदत आप जानती हैं, घर मेहमानों से भरा हुआ है। मुलाजमा हवास बाख्ता नजर आने लगी। अच्छा, उसने गुमगु हालत में परेशान सी निगाह सामने चारपाई पर दवाइयों के जेर असर नींद में डूबी माँ के कमजोर जर्द बीमार चेहरे पर डाली, जैसे फैसला न कर पा रही हो कि जाना सूदमंद रहेगा। चलें जी, वक्त वक्त नहीं है, कोई इधर आ जाएगा तो फिर आप जा नहीं सकती हैं। शम्मो, तुम जानती हो ना इन्हें? वो उसने पाँव में काली दो पट्टी की चप्पल पहनते हुए इस्तफसार किया। हाँ जी, काफी शरीफ आदमी है, सूरत से मुझे भला मांस लगता है। उसकी जुबान इकरार जबकि आंखें इनकार कर रही थी। अशरफ साहब बारात लेकर पहुंचने वाले थे। उनके नाम की मेहंदी उसके हाथों में सजी हुई थी। उसके तन पर सजा पीला जोड़ा उपटन से महकता उनके नाम का था। वो ताहयात उनकी बीवी बनने वाली थी, हमेशा के लिए उनकी तहवील में जाने वाली थी। महज चंद घंटों की मुसाफत थी। दरमियान में ये दोस्त अजनबी पुरस्रार पैगाम, उससे तनहा और सबकी लालमी में मिलने की ख्वाहिश। उफ उफ, हुआ क्या है? परवरदिगार, अशरफ साहब खैरियत से हूँ। उसकी जात अंदेशों के भंवर में डोल रही थी। साहब जी, आ गई कंदील बीबी। मुलाजमा जो बहुत होशियारी से उसे कोठी के भी गेट से निकाल कर लाई थी, तंग गली के इख्तिताम पर सिल्वर ग्रे कार की बैग से टेक लगाए, होंठों में सिगरेट दबाए, बाएं हाथ की शहादत की उंगली में की रिंग घुमाते नौजवान से मुखातिब हुई थी, जो इन दोनों को आता देख कर काफी मुस्तैदी से अलर्ट हुआ था। डार्क ग्लासेस में वो पोशीदा उसकी निगाहें स्याह चादर की ओट में छुपे चेहरे पर मरकूज हुई थी। छोटे से घूंघट से सिर्फ उसकी सुतवान खड़ी ना ऊंची नाक झलक रही थी। आप कंदील जाबर हसन हैं? ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में मलबूस उस दराज का शानदार पर्सनैलिटी वाले शख्स ने अपनी भारी और गूंजदार आवाज में पूछा, जैसे तस्दीक करना चाहता हो कि वो कंदील ही है ना। जी, आप कौन हैं? अशरफ साहब ने। बाकी मादा अल्फाज उसके होंठों से बाहर ना निकल सके, क्योंकि बहुत सूरत से उस शख्स ने जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़कर एक हाथ से उसका मुंह बंद करके रुमाल नाक पर रख दिया था। उसकी गिरफ्त फौलादी थी। इस अचानक उफ्तार पर वो संभल ना पाई थी। उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए वो चंद लम्हे मुजाहमत कर पाई थी, मगर फिर बेबस हो गई थी। नाक और होंठों पर जैसे किसी नशावर दवा में तर रुमाल की तासीर ने उसे लम्हों में बेहोश करके इर्द गिर्द से बेनियाज कर दिया था। वो किसी दरख्त से टूटी शाख की तरह उसके हाथों के हल्के में ढेर हो गई थी। उस नौजवान ने उसे कार की पिछली नशिस्त पर लिटाकर उसकी स्याह चादर ओढ़ा दी थी। मुलाजमा को भारी रकम देकर कार बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी थी। कोठी से कुछ फासले पर बैंड बाजों के बेतहाशा शोर के हमरा बारात सॉरी बारात जाती हुई नजर आई। सुर्ख गुलाबों से सजी सवरी कार में चंद लोगों के हमरा सेहरा सजाए दुल्हा पर उसकी नजर पड़ी तो पुरस्रार सी फरहत बख्श तस्कीन आमेज मुस्कुराहट उसके भरे भरे सुर्खी माइल लबों पर बेसाख्ता उभरी थी। उसे उसी लम्हे फातिहाना पुरगरूर और घुमंडी निगाह बैक मिरर से पिछली नशिस्त पर बेसुध पड़े चादर से पोशीदा वजूद पर डाली और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। आपा, जवान बेटियों के होते हुए भी मैं तुम्हें काम में लगा देखती हूँ तो खून जलकर खाक हो जाता है। लो भला, ये कोई बात है?
जवान जहाँ लड़कियां छत पर टिकी हैं कभी मोहल्ले में कहीं ना कहीं घुसी हुई मिलेंगी। माँ को घर के कामों में खपा रखा है, यहाँ तो उल्टी उल्टी गंगा बह रही है। सफिया बैठो तो सही। अरे मैं खुद का ज्यादा काम नहीं करवाती बच्चियों से, ये उम्र तो आराम से सुकून से गुजार लें, फिर अगले घर जाकर तो घर के बखेड़ों में फंस कर सारी जिंदगी गुजर जाती है। औरत को ससुराल में भला कहाँ सुकून मिलता है। रजिया अपनी सादा और नरम तबीयत के बायस छोटी बहन से बोली, आपा मैके में करेंगी तो ससुराल में भी करने की आदत होगी। अभी हड हराम और काहिल बना रही हो तो आगे जाकर तुम्हारा वो नाम रोशन करेंगी कि थू थू होगी तुम्हारी तरबियत पर। हाँ सच कह रही हूँ, हमने क्या काम नहीं किया। मैके में भी घर संभाला, गुर्बत के बायस अब्बा का सहारा बनने के लिए, अम्मा की फिक्र कम करने के लिए घर बैठ कर लोगों की सिलाइयाँ भी की, कपड़ों की, कपड़े काट कर स्वेटर बुन कर भी घर बैठे मजदूरी की। शादी के बाद ससुराल में भी एड़ियां रगड़ रगड़ दिन गुजारे हैं। अब जाके बेटे होनहार और काबिल निकल गए तो दिन अल्लाह ने फेरे हैं, मगर फिर भी मेरे बेटियों को अपने चलन पर ही चलाया है। पैसा आ जाने से मिजाज नहीं बिगड़ने दिए। सिलाई कढ़ाई खाने पकाने घर की सफाई गर्ज के हर काम में ताक कर रखा है उन तीनों को। अब तो अपने हाथ से मैं फली भी ना फोड़ूं। तीनों के काम बांट रखे हैं, मजाल है जो कभी आपस में काम पर सुस्त पड़ जाए। मगर तुमने तो आपा बिल्कुल ही अंधेर मचा रखी है, घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सफिया बेगम बड़ी बहन के करीब बैठते हुए तेज और नागवार लहजे में बहवे गुफ्तगू थी, जबकि रफिया के होंठों पर मुस्कुराहट थी। सफिया छोटी होने के बायस उनकी लाडली और चहेती बहन थी। उनकी मोहब्बत में ही वो भांजियों को सख्त सुस्त कह रही थी। सफिया जभी तो मैंने ढील दे रखी है। हम मैके से मेहनत तो मुशक्कत करते आए थे, ससुराल आकर और ज्यादा मशीन बन गए थे। अब मैं चाहती हूँ बेटियों को कम से कम अपने घर में तो आराम करने दूं। अरे रहने दो आपा, आजकल की बच्चियां हमारी तरह मोम की नाक नहीं है। ससुराल में कदम रखते ही हर शय पर कब्जा जमा लेती हैं। ससुराल वालों की खिदमत तो क्या करेंगी, उल्टी अपनी खिदमत करवाने लगती हैं। ओहो खाला जान आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कब आई? ऊपर सीढ़ियों से उतरती अफशीन ने सर पर दुपट्टा डालते हुए मुस्कुराकर सलाम किया। तुम्हारी बला से कभी भी आऊं, तुम्हें कौन सा ख्याल है खाला का? वो नाराजगी से गोया हुई। इकलौती खाला हो, ख्याल क्यों ना होगा। मैं ऊपर छत पर कंबल सुखाने के लिए डाल कर आई हूँ। मौसम तेजी से बदलने लगा है, रात को तो सर्दी लगने लगती है, इसलिए मैंने सोचा अभी से कंबल और लिहाफ धोकर तैयार करके रख दूं। सर्दियों में दिन छोटे और हो जाते हैं, छोटे मोटे कामों में ही दिन गुजर जाता है। अफशीन उनके करीब बैठते हुए कुछ इतनी मोहब्बत से गोया हुई कि उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। शुक्र है तुम्हें तो गुशमा का ख्याल है। नौरीन कहाँ है? वो भांजी को देखती हुई प्यार से बोली। नौरीन वो सामने खाला रहती है ना, उनके पोते की सालगिरह है, वहां गई है, आती होगी। अफशीन चाय बना लो, बाजार से कुछ चीजें भी मंगवा लेना। अब तुम्हारी खाला को खाना खाने के बाद ही जाने दूंगी, तन्हा आई हो, बच्चियों को साथ ले आती। अफशीन के बाद वो सफिया से मुखातिब हुई थी। ना मालूम वो दिन का पहर था या रात का जब उसने आंखें खोली थी। चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ी नींद गनूदगी की हालत में छत पर लगे फानूस को घूरती रही। ये दौरानिया चंद लम्हों पर मुश्तमिल था, फिर यकलख्त जैसे घोर अंधेरा रोशनी से जगमगा उठता है, इसी तरह उसके जहन पर इज़्ज़राब व इंतशार, खौफ व घबराहट हावी हुए थे। वो झटके से खड़ी हुई थी। गुजरा हुआ एक एक लम्हा उसकी निगाहों में फिल्म की तरह मंजर बदलने लगा था। उसे अभी भी अपने मुंह और नाक पर इस अजीब बू वाले रुमाल की गिरफ्त महसूस हो रही थी, जिसकी नागवार बू और फौलादी गिरफ्त के बायस अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होता हुआ था। और वाकई वो दम घुटने के बायस बेहोश हो गई थी। उसने मतहोश सी वहशत ज़दा निगाहें कमरे में चारों सिमत दौड़ाई। कमरा आराइश शुदा था, कीमती पर्दे पड़े हुए थे जिससे कमरे में नीम अंधेरा था। बेड के साइडों पर रखे लैंप रोशन थे। मुनक्किश खूबसूरत बेड पर पर्दों और कारपेट से मैच हुई रेशमी ब्लू बेड कवर और तकिए थे। कंबल भी ब्लू एंड रेड कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लग रहा था। कमरे में चारों दीवारों पर पर्दे आवेज़ां थे। कोई दरवाज़ा या खिड़की नजर नहीं आ रही थी। उसने इज़्तिराबी और दीवानगी भरे अंदाज में पर्दे हटा कर देखे। तीन इतराफ सपाट दीवारें थीं जिन पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बोर्ड नस्ब थे। बाएं दीवार के दरमियान में ब्राउन कलर का लकड़ी का दरवाजा नस्ब था। उसने दोनों हाथों से बुरी तरह दरवाजे को पीट डाला और मुतवातर कई मिनट तक दरवाजे को धड़धड़ाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई रद्दमल जाहिर नहीं हुआ था। उसकी वहशतें और परेशानियां हद से सवा हो गईं। उसे लपक कर कॉर्नर पर रखा पीतल का भारी गुलदान उठा लिया और दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर दरवाजे पर पै दर पे वार करने लगी। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो।
वो साथ साथ चिल्लाती जा रही थी। आंसू उसके सफ़ेद रुखसारों से फिसल फिसल कर चादर पर गिर रहे थे। वो कहाँ थी? यहाँ आए कितना वक्त गुजर चुका था? उसे यहाँ लाने वाला कौन था और उसका क्या मकसद है? कई सवाल उसके दिमाग में हलचल मचाए हुए थे। उस माँ का ख्याल उसे बेदम करने लगा था। बीमार और लागिर फालिज से माजूर माँ का ख्याल उसे अंगारों पर दौड़ा रहा था। उसकी गुमशुदगी वहाँ क्या क़यामत बर्पा कर चुकी होगी, उसे बखूबी एहसास था। हैरत अंगेज़ बात थी, बेहद आरास्ता पेरास्ता कमरे में वॉल क्लॉक नामी कोई शय ना थी, जैसे वक्त से यहाँ के मकीनों को कोई वाबस्तगी और ज़रूरत ना हो, या दूसरों का वक्त खराब करने वालों को उसका एहसास नहीं होता। क्या बेहूदगी है ये? नॉक करने की तमीज़ नहीं है आपको? पीतल के गुलदान के धमाकों का खातिर ख्वाह असर दूसरी जानिब हुआ था। दरवाज़ा खोलकर वो कदरे दुरुस्त लहजे में मुखातिब हुआ था। वाइट कुर्ता शलवार में उसकी पेशानी की तरह शिकने थीं, सुर्ख आंखें बिगड़े बिगड़े तेवर जाहिर कर रहे थे। वो गहरी नींद से बेदार हुआ है। दूसरों की नींदें हराम करने वाले खुद कितनी पुरसकून नींद सोते हैं। मुझे घर छोड़ आए, खुदा के लिए मुझे घर वापस छोड़ आए। वो बुरी तरह रोती हुई आजिज़ी से फरियाद करने लगी। आप समझ रही हैं, वहाँ सब आपकी राह में पलके बिछाए बैठे होंगे, फूलों से कलियों से आपका स्वागत होगा। उसके लबों पर तंजिया जहर खुंद मुस्कुराहट थी, रोशन ब्राउन आंखों में तमस्कुर और हकारत थी। जानती हूँ मैं, आप मेरे लिए कांटे फैला आए हैं, अंगारे बिछा आए हैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया ये सब? मुझे इस तरह अगवा क्यों किया आपने? उसकी सिसकियां गूंजने लगी। आपके हुस्न से मुतासिर होकर हरगिज नहीं, तमस्कुराना अंदाज में फौरन जवाब दिया गया। इंसान नहीं हो तुम, दरिंदे हो, जानवर हो। उसका इत्मीनान हो तमानियत से निखरा चेहरा उसे मुश्तिल कर गया। शट अप, शट योर माउथ। मैं ऐसा तर्ज गुफ्तगू बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। लहजा दुरुस्त करो अपना। मुझे आदाब गुफ्तगू सिखाने से पेशतर आप खुद आदाब इंसानियत एहसास इंसानियत सीखिए। इस कदर रजील घटिया इंसानियत से मुबर्रा काम करने के बावजूद आप खुद को इंसान समझ रही हैं, तो आप पर अभी आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, सो मजबूरन मुझे आपकी बकवास नज़रअंदाज करनी पड़ेगी। वो बेनियाजी से शाने उचकाकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वो बाथरूम था, जिसके टाइल्स खूबसूरत थे। काफ़ी वसी और स्टाइलिश अंदाज का बाथरूम था, जिसके दूसरे कमरे से एक और कमरा नज़र आ जिसके दूसरे दरवाजे से एक और कमरा नज़र आ रहा था। दो कमरों के दरमियान में ये बाथरूम था, और दोनों दरवाजे बंद होने के बायस उसे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ काफ़ी देर से इसीलिए सुनाई दी थी। उसकी समझ में अब आया, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कितनी जिंदगियां आपने तबाह कर डाली हैं, जीते जी जहन्नुम में फेंक दिया है। क्या बिगाड़ा था मैंने? मेरी बीमार माँ ने? क्यों किया है आपने ये सब? मेरा मूड नहीं है इस वक्त बात करने का, और सवाल जवाब करते लोग मुझे कभी पसंद नहीं रहे। प्लीज़ आप अपने कमरे में जाएं, बिजी हूँ मैं इस वक्त। वो सामने आईने के नीचे लगे शेल्फ से शेविंग मग निकाल कर उसमें पानी भर कर डेटोल के कतरे डालकर काफ़ी मसरूफ अंदाज में गोया हुआ। कंदील की सिसकियां, आहें, आंसू कुछ भी उस पर असर न कर सका था। वो चंद साथ उसकी चौड़ी पुश्त को बेबसी और गुस्से से देखती रही। वो उसकी ज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुका था, जैसे वो तन्हा हो, उसके पास कोई जी रूह मौजूद ही ना हो। वो पहले कमरे में जाने की बजाय बाथरूम से मुल्हिका दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उसी बेनियाजी से शेव करने में मसरूफ था, जैसे मुकम्मल एतमाद हो कि वो कहीं भाग कर नहीं जा सकती। ये कमरा उस कमरे से भी ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट था। सामने बेड पर ग्रीन बेड कवर पुरशिकन था। कंबल ऐसा ही रखा था। साइड टेबल पर लैंप रोशन थे। दाएं लैंप के पास टेबल पर रिस्ट वॉच, सिगरेट का पैकेट, सुनहरी लाइटर और कलम के नज़दीक ही मोबाइल रखा था। कमरा नीम तारीकी में डूबा था। दबीज पर्दे चारों सिमत लटक रहे थे। उसने भागकर सामने का पर्दा हटाया तो वो ग्लास वॉल थी। बाहर का मंजर उसके होश उड़ाने को काफी था। चंद कदम के फासले पर लहराता इटलाता समुंदर अपनी शिद्दतों से उधम मचाए हुए था। ऊंची और सरकश लहरें पूरी जोर आवरी से साहिल की चमकती सुर्खी माइल जर्द रेत पर आकर शांत हो जाती थी। धूप पूरी तरह फैली हुई थी। परिंदे लहरों के संग बहती मछलियों का शिकार कर रहे थे। उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धूप और सूरज यानी रात गुजर चुकी थी। सुबह का सूरज उसकी पाकीज़ा और शफाफ ज़ीस्त पर जिल्लत और रुसवाई के कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे फैलाता तलू हुआ था। उफ, क्या क्या इल्ज़ामात की भरमार ना हुई होगी। उसे रुसवा करने में कोई कसर ना रह गई होगी। चची बेगम, चचा जान, उनकी फैशनेबल बेटियां पहले ही उन माँ बेटी के वजूद से नालां और दस्तबरदार रहते थे, और अशरफ साहब, उनकी इज्जत पर कैसा दाग लगा है। वो शरीफ व बाकिरदार शख्स जिसने उसके साथ उसकी माँ के वजूद को भी तस्लीम किया था, बेशक वो उम्र में उससे 3 गुना बड़े थे।
मगर वो बखुशी माँ को भी साथ रखने पर राजी थी और जहेज की भी बिल्कुल डिमांड ना थी, जो सोने पर सुहागा वाली मिसल पूरी कर रही थी। माँ जो उसकी कुल कायनात थी, उसको आराम पहुंचाने के लिए, कोई खुशी देने के लिए वो जिंदा जलने के लिए तैयार थी। मगर ये एकदम क्या हुआ था? मंजिल तक पहुंचने से कबल ही फिजाओं में मोहल्लिक हो गई थी। उसके दिलो दिमाग में ऐसा दर्द यकलख तो उठा था कि वो तेवरा कर नीचे गिरी थी। सर बेड के कोने से टकराया था। साइड टेबल पर रखा शीशे का पानी से भरा जग और गिलास चन्नाके से नीचे गिरे थे। शोर की आवाज पर उसने चेहरा धोते हुए चौंक कर दरवाजे से अंदर झांका था और नल यूं ही बेसन में खुला छोड़कर बौखला कर अंदर आकर उसकी तरफ बढ़ा था। वो टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी थी। उसके माथे से खून निकलकर लाइट ग्रीन कारपेट में जज्ब हो रहा था। उसे कुछ ही फासले पर शीशे के जग के टुकड़े बिखरे हुए थे। नौरीन, इस उम्र में मुझे रुसवाइयों के दलदल में फंसाएगी। कुछ तो अल्लाह के कहर से डर। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। मुझे एक बार नहीं, 1000 बार इनकार है इस रिश्ते पर। मरकर भी मैं नहीं मानूंगी। नौरीन के लहजे में बगावत और हद दर्जा खुद सरी और खुद पसंदी बोल रही थी। अभी तुम बच्ची हो, नहीं समझ सकती है अपना अच्छा बुरा। ऐसी बातों का तजुर्बा वक्त गुजरने के साथ आता है। और फिर राहील जैसे होनहार और लायक लड़के तो आजकल कहाँ मिलते हैं आसानी से। दोनों बहनें घर में राज करना। फातिमा तुम्हारी सगी फूफो है, उसकी पसंद और तुम्हारे मरहूम बाप की ख्वाहिश पर ये रिश्ता। बल्कि तुम दोनों बहनों के रिश्ते बचपन में ही तुम्हारे बाप ने तय कर दिए थे। अब क्या अपने मरे बाप की ख्वाहिश का भी एहतराम नहीं करोगी? उन्होंने नई उम्मीद से बेटी के बागी चेहरे की तरफ देखा। उन 3 दिनों में वो कितनी अजनबी और अजहद गुस्ताख और बदलिहाज हो गई थी। इस बेटी पर तो उन्हें बेहद एतमाद और फख्र था। उन्होंने कभी उसे किसी बात पर नहीं टोका था। मोहल्ले में वो सारा दिन घूमती रहती थी, सहेलियों के साथ बाजार जाती, शादी मंगनी दीगर तकरीबात में वो बहुत एहतमाम से शरीक होती। उन्होंने कभी कोई बात पुलिस नहीं की। उनकी मोहब्बत के आगे भाइयों ने भी एतराज़ नहीं किया। अब तो घर में बहू भी आ गई थी, मगर वो पीछे से कुछ भी कहती रहे मगर मुंह दर मुंह उन्हें भी जुर्रत न हुई कुछ कहने की। उन्हें अपनी बेटी पर बेहद मान था। वो अपने मैके में बेहद घुटी फिजा में रही थी। बाप बहुत सख्त मिजाज थे। माँ को लड़कियों का घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ससुराल में भी उन्हें ऐसा ही माहौल मिला था। उन्होंने तहैया कर लिया था वो अपनी बेटियों को ऐसा हफ्स ज़दा माहौल नहीं देंगी जो उनमें तिश्नगी और महरूमी को जन्म दे। अफशीन नौरीन से 2 साल बड़ी थी और बहुत जिम्मेदार और हसास थी, जबकि नौरीन 2 भाइयों और एक बहन से छोटी थी और बहुत नटखट और शौख मिजाज थी। उसकी तबीयत बाहो बहार थी। अजहद मुंह फट और साफ गो थी वो। 3 दिन पेशतर उनकी नंद फातिमा आई थी अपना मुद्दा बयान करने के। वो अफशीन और नौरीन को ब्याह कर ले जाना चाहती हैं, क्योंकि दोनों की मंगनी बचपन में ही फातिमा के बेटों से हो गई थी। उन्होंने बेटियों और बहुओं और बहनों बहनोई से मशवरा करके एक माह बाद की तारीख दे दी और जब से ही नौरीन के जोर खुल रहे थे। मोहल्ले में रहने वाले लड़के यावर हसन से वो नामालूम कब से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी। जिस बेटी को वो बहुत मासूम और भोली समझती थी, उसे बेहयाई और बेगैरती के रंग खुद पर इस कदर चढ़ा लिए थे कि उन्हें 2 दिन तो यकीन ही नहीं आया कि ये उनकी वो बेटी थी जिसे वो आज तक नन्ही बच्ची समझती रही थी। उसे सिरे से इस मंगनी को मानने से इनकार कर दिया था। शादी करने को तैयार ना थी। उन्होंने प्यार से, गुस्से से, रौब से, हर तरीके से उसके सर से इस इश्क के भूत को उतारने की कोशिश की, मगर यावर हसन का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। माँ, बहन, भाइयों की सबकी मोहब्बतों पर यावर की मोहब्बत भारी थी। वो उसकी खातिर सबको छोड़ने को तैयार थी। उसके लहजे में बगावत और सरकशी चट्टान की तरह अटल थी। उन्हें खानदान का नामोज खतरे में महसूस हो रहा था। ये कहाँ की दानिशमंदी है अम्मा? मर्दों की ख्वाहिशों के पीछे लोगों को जिंदा दरगोर किया जाए, और जब हमारा मजहब, हमारी शरीयत इजाज़त देती है लड़कियों को अपनी पसंद और नापसंद का इख्तियार देने की, फिर क्यों हमारे माशरे में ऐसी जालिमाना कार्रवाइयाँ होती हैं? लड़कियाँ कोई गाय बकरी थोड़ी हैं जिन्हें जिस खूंटे से चाहे बांध दिया जाए। ये सारी ज़िंदगी का मामला है। मैं चंद लम्हे अपनी नापसंदीदा चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नापसंदीदा शख्स को सारी ज़िंदगी शोहर के रूप में किस तरह बर्दाश्त करूंगी? माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। शरीयत मानने से मैं इनकारी नहीं हूँ, मगर ऐसे फैसले अपनी औलाद पर एतमाद और मान के सहारे किए जाते हैं कि औलाद अच्छी तरह जानती है उनके लिए वही मुंतखब किया जाएगा जो उसके लिए बेहतरीन और सूदमंद होगा। और ऐसे फैसले कभी बुरे साबित नहीं होते। ये इश्क और मोहब्बत कभी मंजिल पर नहीं पहुंचाते बेटी। ये वो राह है जिस पर जो चला है, कभी भटक कर सहराओं जंगलों में गुम हो गया है, या लोगों से पत्थर खाकर दीवानगी का लकब पाकर जख्म जख्म भटकता रहा है। और आजकल का इश्क तो महज वक्त गुजारी है। शादी के बाद कभी सोचोगी भी तो खुद अपनी बेवकूफ़ी पर हंसोगी।
یہ ایسی محبت نہیں ہے، تم مجھے بہلاؤ نہیں اماں، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں صرف یاور کی ہوں، اور نہ ہی مجھ سے یہ منافقت ہوگی کہ دل یاور کے پاس ہے اور جسم راحیل کے حوالے کر دوں۔ پہلو میں میرے راحیل ہو اور تصور میں یاور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا اماں، جس کو دل دیا ہے جسم بھی اسی کے سپرد کروں گی۔ وہ بے باکی سے نڈر انداز میں بولی۔ بے غیرت، بے حیا، بے ادب، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ماں اور بہن کی آگے ایسی بےہودہ بے لگام بکواس کر رہی ہے۔ شرم و حیا بالکل ہی بیچ کھائی ہے نامراد نے۔ بیٹی کے منہ سے نکلے نازیبا الفاظ ان کے باحیا خون میں آگ سے لگا گئے۔ انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر کئی تھپڑ اسے لگائے اور دکھ و غصے سے اپنا سینہ پیٹ کر رونے لگی۔ اماں ایسے مت کرو، افشین ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی نورین کو سمجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گی اماں تو ہر ٹکڑے سے یاور یاور کی صدا اٹھے گی۔ میرے کس گناہ کی سزا ہے تو آج بہویں گھر پر نہیں ہیں، کل جب ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں گی تو دیکھنا کیسے بات کہاں کہاں پھیلے گی۔ خاندان کی عزت صدیوں میں بنتی ہے اور مٹی میں رلنے کے لیے کہ ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ کیا لوگوں کو میں منہ دکھاؤں گی؟ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کیا ہوا اماں؟ بڑے بھائی لال بھبو کا چہرہ لیے اندر آئے۔ ان کا سخت لہجہ، شعلے اگلتی آنکھیں، تخت پر اکڑ کر بیٹھی نورین پر تھیں۔ ان کے غصے اور جلال سے سارا گھر ہی کانپتا تھا۔ انہیں اچانک اندر آتے دیکھ کر دوپٹے میں منہ چھپائے روتی ہوئی اماں گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ افشین کا ڈر کے مارے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ نورین کے چہرے پر لمحے بھر کو خوف ابھرا تھا، مگر پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ کیا برائی ہے راحیل میں؟ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے خود پر ضبط کیا۔ اچھا ہوا آپ نے سب کچھ سن لیا بھائی جان، میں یاور کو پسند کرتی ہوں، راحیل پسند نہیں ہے مجھے۔ اری کچھ تو شرم کر، بھائی کے آگے کیا اول فول بک رہی ہے؟ اماں سے رہا نہ گیا۔ بولنے دیں اماں، اسے بولنے دیں، یہ ہمارا پیار اور اعتماد بول رہا ہے۔ میں راحیل سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے بھائی جان۔ ان کی نرمی اسے اور نڈر کر گئی۔ اماں دیکھا آپ نے، صفیہ خالہ جب بھی آئیں انہوں نے یہی سمجھایا کہ لڑکیوں کو اتنی ڈھیل نہ دو۔ ہم نے بھی کئی مرتبہ آپ کو سمجھانا چاہا، مگر ہر دفعہ آپ نے ہمارے بولنے سے قبل ہی زبان بند کر دی۔ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کرتی رہی اور آپ کی بیٹی آنکھیں بند رہی۔ حیرت ہے اماں، میں نے تو سنا تھا بیٹیاں جوان ہو جائیں تو مائیں ان کے ہر قدم کی نگرانی کرتی ہیں، ان کے چہرے پر پھیلتے تمام رنگوں سے آشنا ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا ہے اماں؟ یہ بے دھڑک بلا خوف ہماری عزت پامال کرتی رہی اور آپ بے خبر رہیں۔ اس کی آنکھوں پر بے حیائی اور بے غیرتی کی پٹی بند گئی ہے۔ شادی ہونے میں چند دن باقی ہیں اور اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ شادی سے انکاری ہے۔ میں نے اعتماد کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا میرا خون ہی مجھے ڈس لے گا۔ وہ آنسوں کے درمیان بولی، تم سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، پہلے اس ذلیل آدمی کا سانس بند کر کے آتا ہوں جس کے شے پر تیری آنکھوں سے شرم و حیا مفقود ہوئی ہے۔ اتنی بری طرح ماروں گا اسے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں گی۔ اور تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ موت بھی تھرا اٹھے گی۔ وہ جنون کے عالم میں کچن سے چھری لے کر نکلے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، غیرت سے خون جوش مار رہا تھا۔ اماں روتی ہوئی ان کے بازو سے پکڑ رہی تھی، افشین بری طرح روتی ہوئی ان کے قدموں سے لپٹ گئی تھی، چیخو پکار سے وہاں مچ گئی تھی۔ وہ جنونی انداز میں خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہے تھے۔ اماں اور افشین روتے ہوئے ہذیانی انداز میں انہیں واسطے دے رہی تھی۔ ان کے خاندان پر عذاب ٹوٹنے والا تھا، بیٹی کی ضد اور رسوائی، یاور کا قتل، بدنامی ہی بدنامی تھی۔ اماں انہیں دروازے تک جانے سے روکتے ہوئے بری طرح ہانپ گئی تھیں۔ افشین ان کے قدموں سے لپٹی گھسٹتی ہوئی بڑھ رہی تھی، ان کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے واسطے افشین کے آنسو، سسکیاں، منتیں کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ رک جائیں بھائی جان، میں راحیل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں دروازے تک پہنچتے دیکھ کر خاموش کھڑی تماشا دیکھتی نورین سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی وہ رک گئے تھے۔ اماں اور افشین کو ان کو لے کر اندر آ گئی تھیں اور سمجھا بجھا کر ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، آپ کبھی یاور کو معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کی بنائی ہوئی قربان گاہ پر اپنی بھیंٹ یاور کی جان کے صدقے میں دے رہی ہوں۔ وہ روتی ہوئی گستاخ لہجے میں ان سے گویا ہوئی، ان کے چہرے پر ان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اماں اس کو کہہ دیں میرے سامنے سے دفع ہو جائے اور میرے سامنے آنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ مجھے بھی آرزو نہیں ہے آپ کی صورت دیکھنے کی۔ میری بد دعا ہے آپ کے ہاں بہت ساری بیٹیاں ہوں اور جب ان کی شادیاں ہوں تو وہ بھی میری طرح زبردستی بے جا اصول اور بے خود ساختہ رواجوں کی بھیڑ چڑھائی جائیں، پھر آپ کو میرا دکھ محسوس ہوگا، اس لیے کہ آپ میرے باپ نہیں بھائی ہیں۔ ہاں یہی تو دکھ ہے مجھے، یہی تو احساس میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں بہن ہے۔ خدا کی قسم اگر بیٹی تجھ جیسی ہوئی بھی تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ تجھ جیسی بیٹیوں پر آن و آبرو
वार नहीं दी जाती, बल्कि खानदानी नामोस पर तुम जैसी बेटियों को कुर्बान कर दिया जाता है। कुछ और लड़कियों ने ये चलन अपनाए तो लोग बेटियों को जिंदा दफन करना शुरू कर देंगे। बेटियां बाप भाइयों के ऊंचे शिमले में जुड़ा कोहिनूर होती हैं। कदमों तले आता अरजां पत्थर नहीं, अम्मा अब इसके कदम घर से जब ही निकलेंगे जब ये डोली में बैठने जाएगी। कब तक चलेगा आपका ये प्रोग्राम? उसने सर्द व खुश्क नागवारियत और बेजारियत से लबरेज लहजे पर सर उठाकर ना देखा और ना ही जवाब दिया। अलबत्ता आंसुओं की रवानी में मजीद इजाफा हो गया था। बहरहाल मर्जी है आपकी, जब नाश्ते को दिल चाहे तो कर लीजिएगा। किचन में मौजूद रेफ्रिजरेटर में तमाम सामान मौजूद है। सील बंद डिब्बों में फिश चिकन मौजूद है जो आप खाना चाहें। उसके माथे पर चोट गहरी आई थी। फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ मौजूद था। उसने महारत से ड्रेसिंग कर दी थी और अपने बेड पर ही उसे लिटा दिया था। वो बेहोश थी मगर जल्द ही उसे होश आ गया। फिर जो उसने बेड पर घुटनों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू किया तो घंटों गुजर गए। वो दूसरे कमरे में था। वक्तन व वक्तन उस पर भी आकर निगाह डाल जाता था और उसकी हालत हनूस देख कर बेजारी से पलट जाता था। सुबह से अब दोपहर ढलने वाली थी। उसने कुछ नहीं खाया था। अब जो उसने खाने को कहा तो जल गई। जहर खाने के काबिल रह गई हूँ। जहर ला दे वो खाऊंगी, वो हिज़यानी अंदाज में चीखी। जरूर शौक फरमाइएगा मगर यहाँ नहीं। वो इसी धीमे धीमे और सर्द लहजे में गोया हुआ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों लाए हैं आप यहाँ? कुछ फैसले कुदरत के होते हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए तकदीर किसी बंदे का इंतखाब करती है। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था और अपने किए पर मैं कतई शर्मिंदा या नादिम नहीं हूँ। मुर्दा ज़मीर और ईमान फरोश लोग कतई शर्मिंदा होना नहीं जानते। शट अप, मैं आपके साथ बेहद रियायत कर रहा हूँ। मुझे हद से तजावुज़ करने पर मुश्तिल ना करो। वो एकदम बिफर उठा था, फिर लंबे लंबे डग भरता दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करता चला गया। जर्द धूप ढल रही थी। शाम ने अपना गुलाबी आंचल आहिस्तगी से फैलाना शुरू कर दिया था। ग्लास वॉल से नजर आते समुद्र की लहरों में सूरज ढलने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही थी। दूर उफक पर परिंदों की कतारें अंधेरा फैलने से कबल अपने आशियानों की सिमत महवे परवास थी। वो बहुत हसरत भरी निगाहों से उन आज़ाद फिजाओं में परवास करते परिंदों को देख रही थी। काश कि मैं भी आज़ादी से अपने मस्कन की तरफ लौट सकती। बिलाशुबा वहाँ मेरे लिए अब कोई गुंजाइश ना होगी, मगर मेरी माँ को अब भी मेरी ज़रूरत होगी। सुबह से अब तक वो फरार की तमाम कोशिशें करके नाकाम हो चुकी थी। तमाम गेट लॉक थे। उसने सामने मौजूद शीशे की वो दीवार भी तोड़ने की कोशिश की थी मगर उस पर ज़रब लगाकर उससे मालूम हुआ वो शीशा नहीं बल्कि आला क्वालिटी का प्लास्टिक था, जो बज़ाहिर बहुत नाजुक और शफाफ शीशा नजर आता है मगर हाथ लगाने से महसूस होता है पत्थर की तरह सख्त तरीन है। कमरे के बराबर लाउंज था और उससे मुंसलिक किचन था। सब में ऐसे ही प्लास्टिक के शीशे लगे हुए थे। वो मायूस होकर बैठ गई थी। वो दोबारा कमरे में नहीं आया था। सुबह से शाम हो रही थी। वो रात से भूखी प्यासी थी मगर भूख प्यास सकून से वो मावरा हो चुकी थी। शिद्दत गिरिया से सूजी आंखों में बीमार और माजूर माँ का वजूद जैसे मुंजमद होकर रह गया था। उसे अब कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ माँ के सिवा। फालिज ज़दा माँ का तमाम काम वो किसी शीरख्वार बच्चे की तरह खुद करती थी। उनका निचला हिस्सा बिल्कुल पत्थर बनकर रह गया था जिससे वो हरकत ना कर सकती थी। वो फैक्ट्री से आकर उनमें मसरूफ़ रहती थी। अब जबकि एक दिन गुजरने के करीब था, कौन उन्हें संभाल रहा होगा? माँ की बेबसी और तकलीफ का ख्याल नए सिरे से उसमें बेदार हुआ था। वो किसी बिफरी शेरनी की तरह जुनून में उठी थी। दबे कदमों से चलती हुई खुले दरवाजे से अंदर झांका। वो इर्द गिर्द से बेखबर बहुत इनेमाक से टेबल पर फाइल्स फैलाए कुर्सी पर बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। वह हाथ में मौजूद गोल्डन पेन तेजी से चल रहा था। कमरे में भारी पर्दों के बायस नीम अंधेरा था। टेबल पर जलते लैंप से निकलती मध्यम रोशनी में वो लिखने में मसरूफ था। उसकी पुश्त को वो कहर आलूद नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। कितना बेहिस संगदिल और बे एहसास शख्स था। दूसरों को आग में धकेल कर कितना बेपरवाह और शांत था। लम्हे के हजारवें हिस्से में उसने खौफनाक फैसला कर लिया। बाथरूम में डेकोरेट संगे मरमर का गुलदान उसने खामोशी से उठा लिया और आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में दीवानगी थी। दबीज कारपेट पर उसके कदमों की आवाज़ नहीं उभर रही थी। वो उसके सर पर पहुंच गई थी। उसके लिबास से निकलती उपटन और मेहंदी की बू ने उसे गालिबन उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी और इसी लम्हे संगे मरमर के भारी भरकम गुलदान के पैर दर पे 3 बार उसके सर पर क़यामत तोड़ चुके थे। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर कुर्सी से नीचे गिर कर ढेर हो गया था। खून तेजी से निकलकर उसके चेहरे और गिरेबान में जज्ब हो रहा था। कंदील ने एक लम्हे को खौफजदा निगाहों से उसके खून से रंगीन चेहरे और शर्ट को देखा, फिर तेजी से उसकी शर्ट की पॉकेट से मेन गेट की लंबी चाबी निकालकर बर्क गिरफ्तारी से वहां से भाग ली।
की हॉल में चाबी घुमाते ही गेट खुल गया था। वो गेट बंद किए बगैर बाहर बाहर आ गई। घबराई मतोहश निगाहों से चारों सिमत दौड़ाई। सामने समुंदर था, रेत पीछे रेत ही रेत, रेत ही रेत थी। ऊंची नीची जगहों पर टूटी फूटी पहाड़ियां या बेरंग बदहाल झाड़ियां उगी हुई थी। उसने बेतहाशा रेत की तरह की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो इस इलाके से ना वाकिफ थी, रास्तों से बेखबर थी। उसे सिर्फ इस कैद से रिहाई चाहिए थी, उसकी गिरफ्त से आज़ादी चाहती थी, जो अभी तक बहुत शरीफो नफ्स बा किरदार साबित हुआ था, मगर उसके किरदार पर रसवाई और जिल्लत की स्याही फैला चुका था। रेत पर भागना दरकिनार, उसे चलना दुश्वार हो रहा था। कदीम रेत पर कदम रेत पर में धुस रहे थे और कई जगह भागने की कोशिश में वो बुरी तरह गिरी थी, मगर वो जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी, दूर निकल जाना चाहती थी। सूरज डूब चुका था, गुलाबी शाम की गुलाबियां रात की स्याही में तब्दील हुआ चाहती थीं, तेज हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। समंदर का शोर बुलंद से बुलंद तर हो रहा था। लहरों की जोर आवरी साहिल को रोंदती हुई रेत के मैदान की सिमत बढ़ती जा आ रही थी। वो सुर्ख ईंटों से बना खूबसूरत कॉटेज उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। वो चादर को संभालती गिरती पड़ती आगे बढ़ रही थी। ये रेत का ऊंचा टीला था और यहाँ से समुद्र डहलवान की सूरत में नीचे बह रहा था। उसे रास्ते में पड़े पत्थर को पकड़कर सांस दुरुस्त करना चाहिए। इसी दम उसे महसूस हुआ जैसे रेत उसके कदमों के नीचे से लम्हा बला लम्हा सिरकती जा रही है। उसने संभलने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसका जिस्म तेजी से रेत में धंसे जा रहा था, जैसे कोई ताकतवर बला उसे पकड़कर अंदर की जानिब खींच रही हो। उसे महसूस हुआ लम्हे भर में वो रेत में दफन हो जाएगी। खौफ और दहशत से उसकी चीखें निकलने लगी। अम्मा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही आपी, एक दिन बहुत पछताएंगी अम्मा और भाई भी। नौरीन, खुदा के लिए अब तो अकल के नाखुन लो। अम्मा या भाई के कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। खुद सोचो, यावर अपने घर वालों के लिए नापसंदीदा शख्स है। काहिल, हड हराम, काम चोर, मेहनत से जान चुराने वाला आदमी, जो खुद जवान तवाना होने के बावजूद माँ बाप का दस्ते नगर हो। वो भला बीवी को किस तरह खिला सकता है? बल्कि भाईजान ने ये भी इंकशाफ किया है कि वो जुआ भी खेलता है और नशा भी करता है। तुम क्यों जानबूझकर कुएं में छलांग लगाना चाह रही हो? अफशीन ने बहन को समझाना चाहा। मर्द कारोबार औरत के नसीब से करता है। भाईजान और छानबीन करें, उन्हें मालूम होगा। उसमें दुनिया भर की बुराइयां हैं। वो जैसा भी है मुझे कबूल होता। उन लोगों ने इसलिए यावर से शादी नहीं की कि वो कामचोर काहिलो काम चोर है। कल को उनके दर पर आकर मुझे हाथ फैलाना पड़ता। मैं भूखी मरती। मगर कभी उनसे भीख मांगने नहीं आती। उसके लहजे में कबीदगी और नफरत थी। नौरीन, ये तुम हो इस घर की बेटी? सच कहते हैं भाईजान, यावर ने तुम्हें बागी और बेमुरवत बना दिया है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो बेटी, दूसरे को दोष नहीं दिया जाता। बस अब खत्म कर दो उस मनहूस किस्से को। कल मायूं है, मेहमान आज से आना शुरू हो जाएंगे। अम्मा ने अंदर आते हुए उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। उस थोड़े अरसे में ही बेटी की बगावत और सरकशी ने उन्हें सदमे से बीमार और कमजोर कर डाला था। कहाँ जा रही हो तुम? नौरीन को नक्सक से तैयारी करते देख कर वो घबरा कर बोली। मैं भला कहाँ जा सकती हूँ, अपने घर में ही कैदियों की तरह निगरानी में रहती हूँ। वो इस्तेजाइया अंदाज में होठों पर गहरी लिपस्टिक फेरती हुई गोया हुई। अम्मा, मत मुंह लगो इसके, ये पागल हो गई है। अफशीन ने उनके हवास बाख्ता चेहरे को देखते हुए बहन की तरफ नफरत से देखा, जिसका दिल माँ की मोहब्बत एहतराम लिहाज से मफकूद हो चुका था। मेरे घर से कदम निकालने पर पाबंदी है, मगर यावर पर तो ये पाबंदी नहीं है ना। अब जबकि मैं इस घर से रुखसत होने वाली हूँ, तो ये आखिरी मुलाकात भी ना करूँ उससे। यावर को मैंने बुलाया है, वो आता होगा। नौरीन खुद पर ढेरों परफ्यूम स्प्रे करती हुई इत्मीनान से गोया हुई। उनका दिल जैसे बंद होने लगा। उन्होंने पथराई आंखों से सगी बेटी को देखा, जो गैरों से ज्यादा गैर और जिल्लाद हो गई थी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बक रही हो तुम? क्यों घर में खून खराबा करवाओगी? मना कर दो उस जलील इंसान को, इस घर में कदम नहीं रखे, वरना बहुत बुरा होगा। अफशीन ने उसे झंझोड़ डाला था। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो मैं उससे मिलने चली जाऊंगी। लाज रख ले मेरी इज्जत की। नीचे कमरों में बहुएं मौजूद हैं। दोनों भाइयों के घर आने का वक्त हो रहा है। क्यों इस घर में आग लगाना चाहती है? अम्मा उसे कोसने देने लगी। जो मेरे दिल में आग लग रही है, वो सारे घर में सारे जहां में लगा दूंगी। वो बल खाकर फुंकारी। बकवास बंद करो, मना करो इसे यहाँ नहीं आए। अफशीन उसे घसीटती हुई फोन स्टैंड तक ले आई। हरगिज नहीं, कोई मरे या जिए मुझे परवाह नहीं है। मेरी किसने परवाह की है? वो तो नक कर बोली।
تجھے اس کتاب کا واسطہ منع کر دے یاور کو، ہمارا تجھے کوئی احساس کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اپنے مذہب سے تو نہیں پھری ہے تو؟ اماں نے دیوار گیر ریک میں رکھے سرخ چمکیلے جزدان میں ملفوف قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر اس کے آگے فریادی لہجے میں کہا۔ اسے چند لمحے اس پر آنکھیں مرکوز کی، پھر تن فن کرتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک اور شدید سر میں لگنے والی ضربوں نے اسے چند لمحات کے لیے ارد گرد سے بے خبر کر دیا تھا، پھر سر سے اٹھتی بے تحاشا درد کی ٹیسوں نے اسے 10 منٹ بعد ہوشیار کر دیا تھا۔ خون تیزی سے سر سے نکلا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تارے ناچنے لگے تھے۔ کارپیٹ اس کے خون سے رنگین تھا، آسمانی کلر کی شرٹ بھی سرخ تھی۔ اسے بیسن کے اوپر آویزاں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو اپنے ہی لہو میں رنگا بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ اسے یکدم قندیل کا دھیان آیا، بے ساختہ اس کا ہاتھ جیب کی سمت گیا اور اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ چابی کی عدم موجودگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ جلدی سے چہرہ دھو کر رومال زخم پر باندھ کر باہر آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اور مین گیٹ وا تھے۔ اس کی پیشانی پر تردد کی سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ دور دور تک آبادی یہاں نہ تھی۔ دائیں طرف سمندر تھا، بائیں طرف ریت کے وسیع ٹیلے تھے۔ شام گہری ہو گئی تھی، حسب معمول سمندر میں طغیانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حقیقتاً اس وقت وہ بے حد حواس باختہ اور متفکر تھا۔ اگر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تو، سمندر میں ڈوب گئی تو؟ اس کے حواس منتشر ہو رہے تھے۔ وہ کمزور اور بزدل نظر آنے والی لڑکی اتنی حوصلہ مند بہادر ہوگی کہ اسے زخمی کر کے بھاگ نکلے گی۔ اس کا ادراک اسے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوتا اور اس طرح پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔ بے قراری اور بدحواسی سے وہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ مان اس کی نگاہ سامنے نیم ریت پر ابھرے نازک قدموں کے نشانات پر پڑی۔ وہ برق رفتاری سے اس سمت بھاگا۔ قریب کے نشان لہروں نے مٹا دیے تھے، دور اکا دکا نشان موجود تھے جو اس کی رہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ وہ ماہر کھوجی کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مان اس کے کانوں میں نسوانی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تیز چلتی ہوا میں آوازیں کافی نمایاں تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس ٹیلے کی طرف بڑھا تھا جس میں جہاں سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے لرزا دینے والا منظر تھا۔ قندیل کا آدھا جسم ریت کے اندر دھنس چکا تھا اور باقی دھنستا جا رہا تھا۔ قندیل کی ہونٹوں سے ہذیانی انداز میں چیخیں نکل رہی تھیں، آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھ اس کے ہوا میں معلق تھے۔ اس نے صورت سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ ریت کی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے باہر کھینچنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ وہ گویا منجمد ہو گئی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ دہشت کے باعث برف ہو رہے تھے۔ شدید تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد اس دلدل سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ وہ قریب ہی نیم دراز اپنا بے ترتیب سانس درست کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ چلو دیکھا اپنی بے وقوفی کا انجام۔ اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو اس ریت کی دلدل میں تم دفن ہو چکی ہوتی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ سرد ترش لہجے میں بولا تھا۔ اس نے موت کو اپنے سے چند قدم کے فاصلے سے واپس پلٹتے دیکھا تھا۔ اس کے حواس ابھی تک خوف کے زیر اثر تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والی نہ تھی، مگر ایسی گمنام موت اسے گوارا نہ تھی کہ کوئی قبر بھی پر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ بے جان قدموں سے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ دن کی روشنی میں خوبصورت نظر آنے والا سمندر خوفناک سیاہ قداور لہریں اڑاتا اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اس نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ شائیں شائیں چلتی ہوائیں، سمندر کا شور سماعت پر گراں گزر رہا تھا۔ جاتے وقت جو لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں، ان کے لہروں کے قد اب اس کے گھٹنوں تک آ پہنچے تھے۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے ہمراہ کاٹیج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسے زوردار آواز میں گیٹ بند کر کے لاک لگایا تھا اور اسے ایک طرف دھکیل کر اندر کمرے کے دروازے پر بھی لاک لگایا تھا۔ اس کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر وہ کچھ نادم ہو گئی تھی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی جو میں نے معاف کر دی ہے۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچا تو سوچ لینا، میں تمہارا گلا دبا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ غراتا ہوا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ قندیل شل ہوتے اعصاب مفت ہوتے سر کو پکڑ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ پرسوں سے اب تک اتنی پریشانی تفکرات کی بھنور میں چکرائی تھی کہ اب سوچوں نے بھی قریب آنے سے معذرت کر لی تھی۔ آنسو بھی اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ ریت کے ساسیب نے اس کی ہڈیوں کو گویا کاغذ کی طرح توڑ دیا تھا۔ جسم میں درد کی یورش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کھانا کھائیے، گمبھیر آواز پر اسے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ جسمانی اور ذہنی پیکار نے اسے نامعلوم کتنی دیر غافل رکھا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ ایک اجنبی مرد کی موجودگی میں اسے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے دوبارہ متوجہ کرنے کے جواب میں اسے کہا۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آف وائٹ کلف شدہ سوٹ میں وہ خاصا نمایاں اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ سر پر اب رومال کی جگہ ڈریسنگ نظر آ رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر خاصا اہتمام نظر آ رہا تھا جو غالباً اس کی غفلت کے دوران کیا گیا تھا۔
मैं नखरे बर्दाश्त करने या नाज उठाने का कतई आदी नहीं हूँ मोहतरमा। मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी तबीयत के खिलाफ है, मगर ये मेरा पर्सनल अफेयर था, इसलिए मजबूरन भुगत रहा हूँ। वो सर्द मोरी से गोया हुआ। मुझे नहीं खाना, वो मुश्तिल होकर चीखी थी, मगर कमजोरी और नकाहत के मारे आवाज धीमी थी। देखो, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, मेरे प्रोग्राम में सिर्फ तुम्हारा अगवा शामिल था, कत्ल या खुदकुशी नहीं। चलो उठो। उसने सख्ती से जरा झुक कर उसका बाजू पकड़ा था और मखमली सोफे पर उसे धकेल दिया था। उसे सीधी बैठकर अपनी बेतरतीब होने वाली चादर को दुरुस्त किया और इसी तरह बैठी रही। खाओ, वरना मुझे ये कतई नापसंदीदा काम अपने हाथ से मजबूरन अंजाम देना पड़ेगा। पहले मुझे बताएं, मुझे क्यों लाए हैं? क्या दुश्मनी है हमसे या अशरफ साहब से? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, खाओ खामोशी से। मैं भी आपका हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ, नहीं खाना मुझे कुछ। ओके, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसे ही सही। वो एक झटके से उसके बराबर में आकर बैठा था। उसके वजूद से उठती मसूर कुन महक उसके मजबूत और वजी सरापा की कुर्बत कंदील बौखला कर पीछे हुई थी। अपनी तन्हाई और बेबसी कमजोरी का एहसास नए सिरे से जागा था। वो कल से इस शख्स के रहमो करम पर थी। वो अक्खड़ और बददिमाग था, गुस्सा वर जोरावर था। उसके मिजाज में शोले दहकते थे। अंग अंग में जैसे सरकशी और हरधर्मी का राज था, मगर उसका किरदार बहुत मजबूत था। शाइस्तगी और शराफत उसके अंदाज से झलकती थी। उसे मुखातिब होते वक्त उसकी निगाहें इधर उधर होती थी, मगर इस वक्त उसकी भरपूर शख्सियत उसे खौफजदा कर चुकी थी। मबादा उसे शराफत और बेनियाजी का लिबादा उतार फेंका तो वो मजाहमत भी ना कर पाएगी। लम्हे के हजारवें हिस्से में मुतजाद सोचों ने उसे मतोहश कर डाला था। खाओ, उसके लहजे में उलझन और नागवारी थी। कांटे में फंसा चिकन उसके मुंह की तरफ बढ़ाया था। लहजे में कुछ ऐसी ही कतियत और शिद्दत पसंदी थी। उसे भी कान की अंदाज में कांटा हाथ में पकड़ लिया। खा लूंगी मैं। फिर वो खामोशी से खाने लगी। उससे मुतमईन होकर वो किचन की तरफ बढ़ गया था। उसका जहन फिर माँ की तरफ बह गया। ना मालूम उन्हें किसी ने दवा वक्त पर दी होगी या नहीं, खाना किसने खिलाया होगा। उसके हलक में लुकमा फंसने लगा। फिर उससे खाना खाना ना खाया गया। वो भाप उड़ाती कॉफी की मग उठाए अंदर आया था। उसे अफसुर्दा मलूल देख कर चंद साथ उसके चेहरे पर मुलायमत छा गई थी। मगर फिर फौरन ही कोई याद, कोई मंजर उसकी निगाहों में उभरा था और उसके तेवर पहले से ज्यादा बदल गए। मुझे उम्मीद है अब कोई अहमकाना हरकत नहीं करेंगी आप, मगर फिर भी तंबीह कर देता हूँ। उसने आगे बढ़कर ग्लास वॉल से पर्दा हटाया। बाहर घोर अंधेरा था और इस अंधेरे में समुद्र की लहरें स्याह आसेबी बलाएं लग रही थी। मंजर कुछ इतना ही खौफनाक था कि उसने फौरन ही निगाहें झुका ली थी। रात को समंदर का पानी बाहर सेकंड स्टेप तक आ जाता है और इतना ताकतवर होता है कि पहाड़ को बहा कर ले जाए। और साथ ही आबी जानवरों की बहुतात होती है, जिनमें आबी सांप बहुत कसरत से होते हैं। और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो खौफजदा लहजे में चीखी। ताकि आप फरार होना चाहें तो ये ख्याल जहन से निकाल दीजिएगा कि कोई आपको बचाने आएगा। वो इस्तेज़ाई अंदाज में कहता हुआ कॉफ़ी का मग टेबल पर रख कर बाथरूम से मुल्हिक कमरे में चला गया था और साथ ही लॉक लगा लिया था। जब तुम्हें किसी और से मो- ओ, जब तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो क्यों मेरी जिंदगी में फसाद फैलाने के लिए चली आई हो? राहिल ने तेज निगाह मलगजे कपड़ों और बिखरे बालों वाली नौरीन पर डालते हुए उगताए लहजे में कहा। इतने आजिज आ गए हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? उसने गुज़श्ता 2 माह के दौरान हज़ार मर्तबा दोहराया हुआ मुतालबा दोहराया। भाई के यावर को कत्ल करने के खौफ ने उसको मजबूर कर दिया था राहिल की शरीकिया हयात बनने पर, मगर वो तहिया कर चुकी थी कि राहिल को शोहर का दर्जा कभी नहीं देगी और उसका अमली सबूत उसे शादी की रात दे दिया था। राहिल के कमरे में आने से कबल ही वो अपना रूप उजाड़ चुकी थी। नई जिंदगी की शुरुआत से सरशार सरखुशी के आलम में मुसरतों से शादमां गुनगुनाता वो कमरे में दाखिल हुआ तो नौरीन को रिवायती दुल्हन के अंदाज में देखने के बजाय उसका धुला हुआ शफाफ चेहरा, सफेद सूट में मलबूस वो नई नवेली दुल्हन के बजाय ऐसी लग रही थी जैसे अभी बेवा होकर बैठी हो। उसके कुछ बोलने से कबल ही वो शुरू हो गई थी। यावर से पहली मुलाकात, शादी से इनकार, फिर भाई की धमकी और अम्मा की इज्जत बचाने के लिए इल्तिजाएं वास्ते एक एक हरूफ राहिल के उसने नहायत ढिठाई और बेखौफी से कर दिया था। राहिल पढ़ा लिखा, शरीफ और हसास आदमी था। बहुत ज़ब्त से उसने बर्दाश्त किया था। उसकी तमाम मुसर्रतें, आरज़ुएं इसी वक्त जल कर खाक हो गई थी। बहुत तहम्मुल और बर्दबारी से अंदर के रिवायती गैरतमंद मर्द को रोका था। उसकी आला तालीम, बेहतरीन तरबियत और मतीन तबीयत ने उसे उसका खून करने से बमुश्किल रोका था। दोनों के दरमियान फासले सदियों की
मुसाफ़िरों के हायल हो गए थे। उसने अपनी अना को ज़ेर करके नौरीन की तरफ बढ़ना चाहा, मगर उसने अपनी तरफ आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया था। वो ज़्यादातर मैके में ही रहती थी। राहील ने घर में किसी पर भी ज़ाहिर नहीं किए थे अपने मामलात। अलबत्ता अफ़शीन, जो उसकी बड़ी भाभी थी, अब सब देख रही थी। नौरीन बुरी तरह उसे झटक दिया करती थी। अम्मा ने उसके चलन को ऐसे सीने का घाव बना लिया था कि वो उनकी शादी के 1 माह बाद दुनिया छोड़ चुकी थी। "तुम मुझे जितना चाहो परेशान करो, मगर मुझसे छुटकारा सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मिल सकता है। जीते जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता।" और राहिल ज़िद्दी और हठधर्म अंदाज में कहने लगा, "कैसे मर्द हो तुम? मर्द तो अपनी बीवी की ज़ुबान से किसी गैर मर्द का नाम नहीं सुन सकते, और तुम सब जानते बूझते भी मुझे तलाक देने पर राज़ी नहीं हो। कैसे मर्द हो?" वो तंज़िया लहजे में बोली। ये मेरी मर्दानगी ही तो है जो तुम जैसी औरत को इज्जत से रखा हुआ है। तलाक औरत के लिए शर्मनाक होती है तो मर्द की गैरत पर भी ताज़ियाना होती है। अफसोस तुम्हारे बदले की हया भी मुझे करनी पड़ रही है। आइंदा बकवास मत करना, बल्कि कल कल शाम की फ्लाइट से तुम मेरे साथ लंदन जा रही हो। क्या मतलब? मुझसे पूछा भी नहीं आपने? वो बौखला उठी। यावर से जुदाई सुहाने रूह थी। अफशीन भाभी ने कहा था तुम्हें टाइम पर बताऊं। वो सादा फितरत के बायस साफ़गोई से बोला, शाम में सब घर वाले शादी में गए थे। वो सर दर्द का बहाना करके रुक गई थी। राहिल जाने के इंतज़ामात में दोपहर से गायब था। घर में उसके अलावा और कोई ना था। मुलाज़िमाओं को वो छुट्टी दे चुकी थी। उसके ज़हन में शैतानी मंसूबा इसी वक़्त पैदा हो गया था जब राहील ने कल रात की फ्लाइट से लंदन जाने की इतला दी थी। उसने तमाम ज़ेवरात और नकदी सफरी बैग में रखी, चंद जोड़े सूट के रखे और तेज़ी से कमरे से निकल आई। यावर को वो प्रोग्राम पहले ही बता चुकी थी। चौकीदार उसे आता देख कर मुअद्दब खड़ा हो गया था। उसकी तुंद मिजाजी चिड़चिड़ेपन के बायस तमाम मुलाजिम दूर भागते थे। अब भी चौकीदार ने उसके कहने पर गेट खोल दिया था। बहुत फुर्ती से वो आगे बढ़ गई थी। 2 टैक्सी और एक रिक्शा बदलकर वो सिविक सेंटर पहुंची थी। यावर पहले स्टॉप पर उसे बेकरारी से टहलता हुआ मिल गया। टैक्सी से उतरकर वो उस तक पहुंच गई। यावर ने उचटती सी निगाह बुर्का में मलबूस औरत पर डाली थी जो उसके करीब आ रही थी। यावर चलो। नौरीन ने लम्हे भर के लिए दोनों नकाब चेहरे से हटाए थे। इस वक्त वो अजहद, परेशान और बदहवास थी। वो हमेशा के लिए उस घर से निकल आई थी। यावर ने उसकी दानिशमंदी को सराहा था कि वो बुर्का ओढ़कर अपने चेहरे को छुपा कर आई थी। कच्ची बस्ती में मुकीम एक दोस्त के घर यावर उसे लेकर आ गया था। उसका ख्याल था नौरीन के फरार की खबर उसके शोहर और घर वालों को हो चुकी होगी। वो लोग उसे ढूंढेंगे। उनका ख्याल इस बस्ती की तरफ नहीं जा सकता। वो यही सोचेंगे कि वो शहर छोड़ चुकी होगी। यावर का दोस्त 2 कमरों और छोटे से सहन का क्वार्टर उन्हें किराए पर देकर चला गया। यावर के साथ रहते हुए उसे 15 दिन हो चुके थे। उसे जरा भी निदामत तो खौफ नहीं था। वो जो रकम लाई थी वो ना करते भी यावर ने ले ली थी और शाहाना अंदाज में हज कर रहा था। नौरीन अपनी मोहब्बत पाके मगन थी। उसे लग रहा था वो जन्नत में पहुंच गई है। यावर की प्यार भरी बातें, टूट कर चाहने के अंदाज, उसकी निगाहों की वारफ्तगियां, मोहब्बत की जुनून खेजियां गुनाह के हर एहसास को जहन से मिटा चुकी थी। जमीर पहले ही उसका मुर्दा हो गया था। एक दिन यावर ने इतला दी कि राहिल ने खुदकुशी कर ली है। उफ, वो उससे नाम निहाद बंधन को तोड़ने का मुतालबा करती रही थी। उसने कौल के मुताबिक अपना कहा सच कर दिया था। वो मजहब की रूह से उसके निकाह से खारिज हो गई थी। उसके मरने के बाद वो आज़ाद थी। यावर ने और उसने मिलकर राहिल की खुदकुशी का जश्न मनाया था। उसने बेहिस, संगदिल, जालिम और बेहया, सफाक, अर्जा तरीन औरत होने का सबूत दिया था। दोनों ने खामोशी से निकाह कर लिया था। वो यावर के संग गोया उफ़क़ की बुलंदियों पर महवे परवास थी और उसकी शादमानी मोहब्बत की उम्र इस परवाने की तरह मुख्तसर निकली जो रात भर शमा के गिर्द निसार होते हैं। सुबह सादिक का पहला उजाला या तो उसकी मौत का फरिश्ता बनकर वारिद होता है या उसके पर तोड़कर माजूर करके फेंक देता है। पहले रुपए खत्म हुए, फिर एक एक करके जेवरात फरोख्त होने लगे। 3 माह बाद यावर अपने असल रूप में आ चुका था। अम्मा के एतराज, भाई की शहादतें, अफशीन की बातें अब समझ में आने लगी जब पानी सर से गुजर चुका था। वो पूरी तरह डूब चुकी थी। यावर काहिल और हठहराम ही नहीं, परले दर्जे का अयाश नशेबाज था। ये इसी के काबिल थी। इसके बड़े भाई ने उसकी इन्हीं बद आदतों से आजिज व बदजन होकर घर से निकाल दिया था। ज़ेवरात भी तमाम ख़त्म हो गए तो वो उससे रकम का मुतालबा करने लगा। वो खुद बिल्कुल तहीदस्त हो गई थी। ज़ेवर नाम की एक कील तक उसकी नाक में ना थी। सुहाग की निशानी के तौर पर हाथ में कांच की चूड़ियों से भी वो महरूम थी। 1 रुपया तक उसके पास नहीं बचा था। अब ज़िंदगी का भयानक तरीन रूप उसके सामने था। यावर बात बेबात उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया करता। इलाज है इसका। हर वक़्त झगड़ा करना उसका मशग़ला बन गया था। उसकी आँखों के आगे पड़े पर्दे अब सिरकने लगे थे। अम्मा की इल्तिजाएँ समझाना उसे अब समझ में आ रहा था। अपनी बेहिस्सी और हठधर्मी पर अब वो खून के आँसू रोती थी। अम्मा ने इतना कुछ
ہونے کے بعد اسے بددعا نہیں دی تھی، مگر ماں کے دکھے دل کی آہیں بددعاؤں سے زیادہ بااثر ہوتی ہیں۔ راہیل جیسے شریف و ایثار پسند شخص کو اس کی بے غیرتی و بے گانگی نے حرام موت مرنے پر مجبور کیا تھا۔ یاور جب اسے بے تحاشا مار رہا ہوتا تو اسے شدت سے راہیل کی یاد آتی۔ اس نے اس کی تمام بے رخی تعلقی کے باوجود کبھی انگلی تک نہ لگائی تھی، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود کتنا احترام و عزت دی تھی۔ وہ ناشکری تھی، ماں بہن بھائیوں کی محبت، شوہر کے اعتماد و بھروسے کو قدموں تلے روند کر سراب کے پیچھے نکلی تھی۔ اس نے ہیرا چھوڑ کر پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ اب ساری زندگی اسے سر ٹکرا ٹکرا کر جان دینی ہوگی۔ یاور کے لبوں سے جھڑنے والے پھول انگارے بن کر نکلنے لگے تھے۔ آنکھوں میں محبت و وارفتگیوں کی جگہ شعلوں نے لے لی تھی۔ ساری دنیا کی عدالت سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہوتی ہے۔ ضمیر کی آواز پر اسے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اب جب کہ وہ تنہا اور تہی دست ہو گئی تھی، نادانیوں اور بے وقوفیوں کے احساس کے صحرا میں بھٹک رہی تھی، ضمیر کی حق و صداقت کی عدالت سے جو سزا اسے ملی ہے وہ اس نے بخوشی قبول کی۔ محبوب اور شوہر کا فرق اسے محسوس ہو چکا تھا۔ یاور کی ساری محبت و عشق رنچو ہو گیا تھا۔ اس نے ایک فیکٹری میں اس کے لیے جاب تلاش کی۔ وہ خاموشی سے فیکٹری میں کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ بھرنے لگی۔ اس کے لبوں پر خاموشی کے قفل لگ گئے تھے۔ یاور سارا دن گھر میں سو کر گزارتا۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی فضول بکواس شروع ہو جاتی۔ فیکٹری سے آتے وقت اکثر بس دیر سے ملنے کی باعث دیر ہو جاتی تھی۔ وہ بے دھڑک اس پر بدچلنی یا آوارگی کے الزامات لگاتا کہ کس سے مل کر آ رہی ہے جو دیر ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس نے اعتراض کیا تو حسب عادت وہ ہاتھ چھوڑ بیٹھتا اور کہتا تجھ جیسی عورت پر بھروسہ نہیں ہے مجھے، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ بھاگ سکتی ہے تو مجھے بھی چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ وہ مرد کہہ رہا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی دنیا و عاقبت خراب کر ڈالی تھی، جس کی خاطر فرشتہ صفت ماں کو ایسے کاری زخم لگائے تھے کہ وہ بہت کم عرصے میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جس کا فروغ آج کل گلیوں اور محلوں میں عروج پا رہا ہے۔ اب نامعلوم اس کے ذمہ دار کون ہے۔ ڈش پر نظر آتے وہ رنگین اور شرمناک مناظر جو نوجوانوں کے کچے ذہنوں کے لیے سرسبز باغ ہوتے ہیں، نوخیز جذبات کے لیے گمراہ کن راہ بےہودہ لٹریچرز کی بہتات، یا ماؤں کی سنگین بے خبری یا اعتماد جو وہ بیٹیوں پر کر کے ان سے بالکل ہی غافل اور بے پرواہ ہو جاتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جوان خون میں شیطان پوری طرح حاوی رہتا ہے، لمحے کی غفلت میں اپنا وار کر بیٹھتا ہے۔ لڑکیوں کی عصمت تو وہ بے بہا انمول شیشہ ہے جس پر غلطی سے بھی ٹھیس لگ جائے تو بال پڑ جاتا ہے۔ نو عمری کی محبت اور اس طوفان کی مانند ہے جس کا کام صرف تباہیاں اور بربادیاں پھیلانا ہے۔ یاور کے اس الزام و عدم اعتماد نے اس نورین کو ذبح کر ڈالا تھا جو اس کی محبت میں باغی و بے حیا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے مالک سے لو لگا لی جس سے غافل ہونے پر وہ گمراہی میں پڑ گئی تھی۔ یاور کی مار، جھگڑے، الزامات، گالیاں بہت اطمینان سے سہ جاتی۔ اس نے کبھی اس کی زبان اور ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی، خاموشی سے مار کھاتی رہتی۔ شکوہ کس سے کرتی؟ یہ عذاب تو اس نے خود منتخب کیا تھا۔ شوہر کی قدر نہ کی تھی، ماں کا دل دکھایا تھا جس کا مداوع جان دے کر بھی نہ کر پاتی۔ یہ مار اور مشقت تو کچھ بھی نہ تھی اس کے گناہوں کے آگے۔ کچھ ماہ بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ جلد ماں بننے والی ہے۔ اس کی اجاڑ ویران زندگی میں مسرت کی ننھی سی کرن جگمگائی تھی جو یاور نے بہت صفاقی سے اس کی مسرت پامال کر ڈالی، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ نہیں ہے۔ یہ آخری کیل تھی جو اس کی محبت کی تابوت میں گاڑی گئی تھی۔ اسے مار پیٹ کر وہ شام کو گھر سے نکلا تھا۔ وہ آج طبیعت خراب ہونے کے باعث فیکٹری نہیں گئی تھی۔ اسے گئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ اس کے دوست نے آ کر اطلاع دی کہ جوا خانے میں کسی جواری سے یاور کا پھڈا ہو گیا اور اس نے تیش میں آ کر اس آدمی کا قتل کر ڈالا تھا اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ گھر جانے کے لیے بے قرار تھیں آپ؟ اب اتنی گمسم کیوں ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کرتا ہوا طنزیہ لہجے میں برابر والی سیٹ پر بیٹھی کندیے سے مخاطب ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے مسرت و انبساط سے کہہ کے لگانا چاہیے؟ وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ آئی ڈونٹ نو، دس از یور پرسنل افیئر، اس نے بے نیازی اور لاتعلقی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ کار درمیانی رفتار سے پتلی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دائیں طرف ریت تھی، اسے آگے سمندر کی لہریں کسی الہڑ نوخیز دوشیزہ کی طرح اٹھلاتی اچھلتی کودتی نظر آ رہی تھی۔ بائیں جانب ریت کا اونچا نیچا میدان تھا جس میں جا بجا بھورے پتوں سے لدی کہیں ٹنڈ منڈ جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سورج کو گھٹاؤں نے اپنے سیاہ گیسوؤں میں لپیٹ رکھا تھا، اس لیے موسم خاصا ٹھنڈا و ابر آلود تھا۔ آج ناشتے کے بعد اسے ڈرامائی انداز میں کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ اسے یقین آیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا اسے بہلا رہا ہے۔ وہ فوراً ہی پورش میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا تو اسے یقین کرنا پڑا۔ ماں سے ملنے کی سرخوشی اس کے اندر برق کی طرح دوڑی تھی۔ پھر بہت سارے چہرے اس کی نگاہوں میں گھومے تھے۔ پرسوں شام کا ایک ایک منظر اس کی نگاہوں میں رقصاں ہو گیا۔ وہاں جا کر جس انداز میں اس کا سواگت ہونا تھا اس سے اس کے اعصاب
टूटने फूटने लगे थे। आज एक मुद्दत बाद मैं पुरसुकून नींद सोऊंगा। उसकी आवाज़ मुसर्रतों से लबरेज थी, वजी और पुरकशिश चेहरे पर जीत, फतह और कामरानी का आबशार सा बह रहा था। वो खोल कर रह गई। अब तो बता दें, किसका इंतकाम लिया है आपने मुझसे? क्या मकसद था आपका? मैंने पहले भी आपसे कहा था, इस सवाल का जवाब मुझसे ना पूछें आप। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला आपको? किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। जिस तरह आप आई थीं, ऐसे ही वापस जा रही हैं। मैं धोखाबाज लोगों को पसंद नहीं करता और ना ही अमानत में ख़यानत पसंद है मुझे। उसने मोड़ काटते हुए आहिस्तगी से जवाब दिया। कार अब छोटा-सा पुल अबूर कर रही थी, जिसके नीचे पानी बह रहा था। नहीं समझ सकते आप कि लड़की होना बाज़ घरानों में कितना अज़ीम गुनाह होता है। मेरी नेक-नामी, पाकीज़गी, इज़्ज़त-ए-नफ़्स सब का कत्ल कर डाला है आपने। औरत कभी मजबूरन रात को घर में घुसे तो नाकाबिले कबूल होती है, और मैं जो 2 रात घर से बाहर गुज़ार कर जा रही हूँ, और वो भी ऐसे कठिन हालात में जब मेरी बारात आकर लौट गई होगी। मेरी अचानक गुमशुदगी को किस घिनौने फ़ेल से मिसल दी गई होगी, इसका एहसास शायद आपको नहीं होगा। वो भराए हुए लहजे में बोली, हमें तो बहुत पहले से एहसास है इस अज़ियत का कि कितनी तकलीफ़देह अज़ियत होती है। दिल जलाने वाले लहजे में कहा गया। मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मुझे सूली पर चढ़ाकर समझते हो सुकून से रहोगे, पुरसुकून नींद सोओगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी बद्दुआ है तुम्हें कभी तुम्हें कभी सुकून नसीब ना हो। तुम नींद को तरसो, सुकून को तरसो। जिस तरह मुझे बर्बाद किया तुमने, इसी तरह तुम भी बर्बाद रहो। उसके सफ़ेद रुखसारों पर आंसू तेजी से बह रहे थे। सिसकियों के दौरान उसने उसे बददुआएं दी थी। उसने रोती सिसकती कंदील की तरफ कोई तवज्जो ना दी थी। बहुत फ्रेश मूड के साथ ड्राइविंग करता रहा था। 2.5 घंटे की फास्ट ड्राइविंग के बायस वो कार मतलूबा रिहाइशगाह के आगे रोक चुका था। काश मैं इस वक्त आपके माँ बाप के तासुरात अपनी आंखों से देख सकता, मगर ओके, बाय बाय। उसने उसके जर्द पड़ते चेहरे को बगौर देखते हुए इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, और उसके उतरते ही कार तेजी से आगे भगा ले गया। खैरियत तो है बेटी? क्यों परेशान घूम रही हो? खाला जान ऐनक दुरुस्त करती हुई उसके उनके करीब इस्तफसार करने लगी। खाला जान माज परसों कहकर गए थे शिकार पर जा रहे हैं, 2 दिन बाद यानी आज शाम को वापस आ जाएंगे, मगर अब तो रात हो रही है और उनका अभी तक वापसी का पता नहीं है। लो भी, तुम भी हद करती हो। रास्तों में देर सवेर हो जाती है, और फिर माँ सौंपना बहुत जिम्मेदार और संजीदा बच्चा है। हाँ, अगर उसकी जगह वो मैर होता तो फिक्र और परेशानी की बात थी, कि वो तो है ही हद दर्जा लाओबाली, गैर ज़िम्मेदार और मनचला। आता होगा माज़ बेटा, इंशाअल्लाह। उन्होंने इत्मीनान से तसल्ली दी। नानी जान, आपने मेरा नाम लिया और मैं हाज़िर हुआ। उमैर शरारत से मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। ये तो वही मिसल हुई कि शैतान का नाम लिया और वो हाज़िर हुआ। सोच लीजिए, बहरहाल आप मेरे बुज़ुर्गों में शुमार होती हैं। वो शोखी से झुककर बोला, यानी मुझे शैतान की नानी बना रहा है? ला हौल वला लड़के, माफ़ कर मुझे। उमैर माज़ अभी तक शिकार से वापस नहीं आए आए हैं। उन्होंने शिकायती निगाहों से देखते हुए पूछा। माज़ भाई कुछ देर कबल आ चुके हैं, आप जब नानी जान के साथ पड़ोस में गई हुई थी। मैं पहले ही कहती थी, माज़ बहुत ज़िम्मेदार और सुलझा हुआ बच्चा है, इसकी तरफ से फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से खाना लगवाओ। बच्चा थका हुआ आया होगा, खाना खाकर आराम करेगा। वो माज़ की पुरखुलूस और संजीदा तबीयत से बहुत खुश थी। उमैर इतनी बेचैन शोख तबीयत से उन्हें अक्सर आजिज़ कर दिया करता था। खाने की टेबल पर इन तीनों के बाद वो आया था। सलाम करता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। ग्रे शलवार सूट में वो फ्रेश सा खासा खुश नज़र आ रहा था। ये सर पर चोट कैसे लग गई? सलाम का जवाब देकर वो फ़िक्रमंदी से उसके सर पर नज़र आने वाली ड्रेसिंग देखकर परेशानी से गोया हुईं। नानी ने भी अपनी ऐनक दुरुस्त की थी। ओह! कोई ख़ास नहीं, मामूली से चोट लग गई थी, अब तो काफ़ी बेहतर है। जल्द ज़ख्म भर जाएगा। वो उनसे निगाहें चुराता हुआ स्प्रिंग फ्राइड चिकन की डिश अपनी तरफ रखता हुआ गोया हुआ। अरे! कहीं इंसानों के शिकार पर तो नहीं निकल गए थे भाईजान? ये ज़ख्म किसी शेर टाइप की खूंखार दोशीज़ा ने तो नहीं लगा दिया? उमैर पुलाव प्लेट में डालता हुआ शरारत से चहका, स्टूपिड बॉय। वो हँसा, जिज़बिज़ हुआ। बाज़ औक़ात मज़ाक के पैराए में कही गई बात कितनी सादिक होती है। तुम भी हद करते हो, कभी इंसानों के का शिकार भी किया जाता है? नानी उमैर से मुखातिब हुई। हाँ, हाँ, आप इतनी बड़ी हो गई नानी जान, आपको मालूम ही नहीं कि इंसानों का शिकार भी होता है। ये आए दिन जो आप अखबारात में पढ़ती हैं, कभी हंगामों में लोग हलाक होते हैं, तो कभी अचानक होने वाली फायरिंग की जद में लोग हलाक कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है, इंसान ही तो इंसान का शिकार करता है। आजकल तो लोगों ने जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख कर लिया है।
खामोशी से खाना खाओ, कभी तो आराम भी दे दिया करो अपनी जुबान को। मास को घराव गुजर रही थी उसकी गुफ्तगू। भाई के तीखे तेवरों से वो खौफजदा रहता था, सो खामोशी से खाने में मगन हो गया। आपने शाम को कहा था वापस आने को और रात कर दी। जानते भी हैं चंद लम्हे की ताखीर मुझे अजहद परेशान और मुतफक्किर कर देती है। उन्होंने प्यार भरी खफगी से लाइक फाइक बेटे को देखा। सॉरी मामा, मैं आ तो शाम को ही क्या था, कुछ वक्त कब्रिस्तान में लग गया था चचा जान की कब्र पर। मुर्दों को कब्रिस मर्दों को कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए, मगर बेटा हर काम एक हद एतदाल में बेहतर है रहता है। जो काम हद से गुजर जाए वो इंतहा पसंदी और जुनून कहलाता है। ये दोनों जज्बे ही खतरनाक हैं। आपका पाबंदी से सुबह शाम राहिल की कब्र पर घंटे गुजारना मुझे वहशत में मुब्तला करता है। प्लीज़ बेटा, आप सिर्फ जुमेरात को जाया करो और फातिहा वगैरह पढ़कर आ जाया करो। ना मालूम क्यों मेरा दिल होलता रहता है। मामा के लहजे में एक इज़्ज़राब और वहशत थी। बेटे की इस बरसों पुरानी आदत से वो किसी नागहानी खतरे की आहटें सुनती थी। ओके मामा, अब ऐसा ही करूंगा, क्योंकि चचा जान की बरसों की बेकरार रूह को करार आ चुका होगा। उनको कब्र में पहुंचाने वाले अब खुद अपनी मौत की दुआएं मांग रहे होंगे। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बेटे के चेहरे पर उभरते तासुरात कुछ ऐसे ही खौफनाक थे कि उनके अलावा नानी जान और उमैर के चेहरे पर भी तजस्सुस आमेज दहशत छा गई थी। फिर वो एक एक लफ्ज उन्हें बताता गया। ड्राइंग रूम में यकलख्त सन्नाटा छा गया था। महज उसकी गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। दादी जान ने अहद लिया था मुझसे कि राहील चचा की जवान मौत का बदला मैं ज़रूर लूंगा। जिस अजियत से उनकी जान निकली होगी वो तकलीफ मैं आज तक महसूस करता हूँ। शरीफ पुरवकार चचा लोगों की बातें बर्दाश्त न कर सके, दोस्तों के ताने, उनकी शराफत बर्दाश्त न कर सकी। हालांकि उन्हें उस औरत को शूट करना चाहिए था जो अपनी हरजाई तबीयत और बेहयाई के बायस उन्हें छोड़कर फरार हो गई थी। मगर चचा की मोहब्बत देखिए, उसका पता उन्हें मालूम हो चुका था, मगर उन्होंने उसे कुछ न कहा, खुद मौत को गले लगा बैठे। मैंने दादी जान से अहद किया था कि ऐसी जिल्लत और रुसवाई से उस औरत और मर्द को ज़रूर रोशनास करवाऊंगा। अपने इस अहद को मुस्तकिम करने के लिए मैं रोज़ाना सुबह शाम चचा की कब्र पर जाता था, ताकि गुजरते वक्त के साथ मेरा अहद धुंध की लपेट में ना आ जाए। भा भा भाई आपने लड़की अगवा की? उमैर की आंखें हलकों से बाहर थीं, मुंह पूरा खुल गया था। लड़कियों की परछाई से भी गुरेज़ां भाई की बात हैरानी दर हैरानी में मुब्तला उसे कर गई थी। ये क्या किया आपने? मैंने आप दोनों की तरबियत ऐसी नहीं की थी। मैंने अपने बच्चों को रोशन चिराग बनाया था, पर आप तो एक घर जला कर आ गए। एक औरत के किए की सजा दूसरी बेगुनाह बेखता लड़की को देना कहाँ का कानून है माज? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप ऐसी घटिया और नीच हरकत कर गुजरे हैं। एक लड़की की तबाही और रुसवाई पूरे खानदान को लपेट में ले लेती है। आप क्यों इतना इखलाक से गिर गए? मामा मतोहश निगाहों से हक्का बक्का बैठे माज को देख रही थी। आपको उस लड़की से हमदर्दी हो रही है? इस खानदान की रुसवाई का दुख है आपको, जिसकी वजह से आप भी ससुराल में इज्जत व मकाम ना पा सकें। जिंदगी का तवील हिस्सा आपने उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा काटी है। पापा ने कभी आपको वो मकाम नहीं दिया जो आप जैसी खिदमत गुजार बावफा भरपूर सब्र और इस्तकामत रखने वाली बीवी को मिलना चाहिए। पापा आखिरी दम तक आपसे मेहर ना बदगुमान ना मेहरबान थे। यही जज्बात वो दुनिया में दिल में लिए दुनिया से चले गए। आपने अपनी बहन की ज्यादतियों की सजा सूद समेत काटी है। अब भी आप उनका दर्द महसूस कर रही हैं। खामोश हो जाओ मास। जिस आग में मैं जलती रही हूँ किसी मासूम को जलाना नहीं चाहती। वो तेजी से उठकर वहां से चली गई। मास की कुशादा पेशानी पर तरद्दुद की शिकने सिमट आई। अरे इस बदजात को घर में घुसने किसने दिया? तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर की दहलीज पर अपने नापाक कदम रखने की? हमारी इज्जत नीलाम करके भाग गई थी अपने आशिक के साथ, अब यहाँ क्यों चली आई? अपना मनहूस और बेहया वजूद लेकर निकल यहाँ से। चची ने उसे लॉन में आते देख कर वावेला शुरू कर दिया। धम धम करके उसके करीब आई, चीखते चिल्लाते हुए, साथ ही उसे दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। चची जान मेरी बात तो सुने, चची जान मेरी बात। उनका कहा चल उनके चलते हाथ चलती जुबान ने उसे बोलने का मौका न दिया। शम्मो मुलाजमा मुलाजमा ने तुझे खुद अपनी आंखों से इस लड़के के साथ कार में जाते देखा। उसने आकर इतला दी। उसी वक्त सब डंडे लेकर निकल गए, मगर कहीं ना नजर आई वो कार। शम्मो ने झूठ बोला है आपसे चची। उसने मुझसे भी उसे बदनाम कर रही है। मैं तो पहले ही कहती थी बेटी भी माँ की तरह कोई ना कोई गुल खिलाएगी। माँ का माँ का खून अपना रंग दिखाएगा। दो गजब खुदा का 2 रातें घर से बाहर गुजार कर आई है, फिर भी कैसी मासूम और मिस्कीन बन रही है। निकल जा इस घर में। आइंदा कभी भूल कर भी कदम रखने की जरूरत नहीं करना। उनके थप्पड़ उसका मुंह लाल कर गए थे। उसके रेशमी बाल उन्होंने बुरी तरह नोचे खसूटे थे। फिर बाकायदा धक्के देकर उसे घर से निकाला था। उसकी मिन्नतें आहें इल्तिजाएं सब बेअसर थीं।
چچی جان خدا کے لیے مجھے آپ کے پاس جانے دیں، مجھے امی کے پاس جانے دیں، وہ گیٹ پکڑ کر سسکیوں کے دوران بولی۔ وہ منحوس یہاں نہیں ہے، خیراتی اسپتال میں پڑی، موت کی گھڑیاں گن رہی ہے۔ وہ اسے گھر سے باہر نکال کر جا چکی تھی، چوکیدار نے ان کے حکم پر اندر سے گیٹ بند کر لیا تھا۔ ماں کے متعلق سن کر وہ اپنی تکلیف چچی کے ہاتھوں اٹھائی، ذلت و اہانت سب بھول گئی۔ رحمت بابا جو سب دیکھ اور سن رہے تھے، انہوں نے اپنے کوارٹر میں لے جا کر اسے تسلی دی، پانی پلایا اور شموں کے متعلق بتایا کہ وہ دوسرے دن ہی ملازمت چھوڑ گئی ہے۔ اس کے ہاتھ کہیں سے لمبی رقم لگ گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی گاؤں جا کر اپنا گھر خریدے گی اور میاں کو پرچون کی دکان کھلوائے گی۔ بابا کی بات نے ثابت کر دیا تھا، اس کی بے گناہی کا پکا ثبوت فرار ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کو بددعائیں دینے لگی جس سے نامعلوم کب شموں کو خرید لیا تھا۔ رحمت بابا کے ساتھ وہ اسپتال آ گئی۔ زنانہ وارڈ میں بے ترتیب چارپائیوں کے درمیان ایک چارپائی پر میلے بستر پر انتہائی گندے حلیے میں بے خبر و مدہوش پڑی ماں کو دیکھ کر اس کے صبر و ضبط کی لگامیں چھوٹ گئی۔ وہ ان پر جھک کر شدتوں سے رو دی۔ ارد گرد چارپائیوں پر موجود بیمار خواتین اور ان کے ساتھ موجود عورتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کا شدتوں سے رونا، پیلے ملگجے پیلے کپڑے، ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی کے نقش و نگار، پیشانی پر بندھی پٹی، خواتین کے مخصوص تجسس و بے چینی کو ہوا دے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دلچسپ پراسرار کہانی کا عکس لگ رہی تھی اس وقت۔ خاموش ہو جاؤ بیٹی، تم کون ہو؟ ان کی یہ تو کل صبح سے یہاں اس طرح پڑی ہیں، کوئی نہ ان کے ساتھ آیا تھا اور نہ ملنے، ہم تو لاوارث سمجھ رہے تھے۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے گویا ہوئی اور اپنے پاس لکڑی کی بینچ پر بٹھا لیا۔ میری امی ہے یہ لاوارث نہیں ہے۔ لاوارث کا لفظ اس کے دل کو چیر گیا۔ معاف کرنا بیٹی، اتنی نازک حالت میں کوئی اپنا اس طرح کسی کو نہیں چھوڑتا، اس لیے خیال آ گیا۔ تم کل سے کہاں تھی؟ وہ عورت اس کا بغور جائزہ لیتی ہوئی سرسری لہجے میں بولی۔ باقی عورتوں کی آنکھیں اور کانوں سمت لگ گئے تھے۔ اسے عورتوں کی اس صنف سے سخت چڑ تھی جو خواہ دوسروں کے معاملوں میں دلچسپی رکھتی ہیں تاکہ ایک سن کر آگے 10 لگائیں۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بہانہ کرے۔ سچ بول کر تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی دم ڈاکٹر معائنہ کے لیے اندر آگے تو وہ سب منتشر ہو گئیں۔ اسے گہرا سانس لیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی۔ ماما کل سے آپ نے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہی ہیں، اس طرح آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا جس سے کڈنی پین ہونے لگے گا۔ متفکر و پریشان محض اندر آ کر ان سے مخاطب ہوا۔ ہو جانے دو، بلکہ دعا مانگو مجھے موت آ جائے۔ وہ روحان سی آواز میں گویا ہوئی۔ ماما پلیز کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ سسرال والوں نے، رشتہ داروں اور شوہر نے جتنے چرکے میرے دل پر لگائے، جتنی اذیت و تکلیف میں نے سال ہر سال برداشت کی، ان سب سے بڑھ کر تکلیف تم نے مجھے دی ہے ماس۔ میرے شریف و باکردار بیٹے کا یہ کون سا روپ ہے جس نے ایک لڑکی کو پامال کر ڈالا ہے، اسے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ میں نے تمہیں محافظ بنایا تھا، تم لٹیرے بن گئے۔ ماما پلیز، آپ میرے کردار پر شک کر کے میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ انتقام میں بھی میں انسانیت و اخلاقیات کی حدیں عبور نہیں کرتا۔ ماں کے احترام میں لہجہ دھیما تھا مگر چہرہ دمک اٹھا تھا۔ میں ماں ہوں، یقین کر لوں گی، مگر اس بچی کا یقین کون کرے گا؟ وہ بپھر اٹھی۔ کوئی کرے نہ کرے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے ماما۔ کیوں آپ نے سوار کر لیا ہے اسے خود پر؟ اس لیے کہ ایک عورت کا دکھ دوسری عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیونکہ میں سب دکھ برداشت کر سکتا ہوں مگر آپ کی معمولی سے تکلیف بھی مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ساری رات میں بے چین رہا ہوں، حالانکہ میں سوچ رہا تھا برسوں بعد اپنا مشن مکمل کر کے مجھے سکون کی نیند آئے گی، مگر اگر میرا خیال ہے واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اس مظلوم لڑکی کے گھر لے چلو۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماما، ماما، آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ افسوس، اتنے بڑے صدمے کے باوجود میرا دماغ ابھی درست کام کر رہا ہے۔ ان کے لہجے میں سرد موری تھی۔ پلیز ماما، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ آپ غور تو کیجئے، کس کے گھر جانے کا کہہ رہی ہیں؟ محض اس قابل افسوس لڑکی کے گھر جس کی پاکیزگی و بے گناہی، عزت و وقار سے رہنے کا حق میرے بیٹے کے بزدلانہ انتقام نے چھین لیا ہے۔ دوسرا کوئی رشتہ مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ وہاں نہیں جا سکتی ماما، وہ دشمنوں کا گھر ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک بے قصور، کمزور اور بے بس لڑکی کو اغوا کرتے وقت تمہاری غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ ماما، 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 فار گاڈ سیک، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ تم میری پرواہ مت کرو، میں مروں یا جیوں تمہاری بلا سے، وہ ضدی اور اٹل انداز میں بولی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے مدِ مقابل ماں تھی، بمشکل وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ فیصلہ ایک بار ہی کرنے کی تربیت میں نے ہی تمہیں دی ہے، وہ قطعیت سے کہنے لگی۔
ओके कीजिए अपने फैसले पर अमल दरामद, मैं साथ नहीं जाऊंगा। वो तूफान की तरह कमरे से निकला था और फिर राह में आने वाली हर शय किरचियों की सूरत में बिखरती चली गई थी। उसकी ज़िंदगी में जो स्याह आंधी आई थी, उसने उसके बख्त के अलावा ज़िस्त को भी स्याह करके तन्हाइयों के मुहीब जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया था। वो भी अपनी बर्बादी के दुख से भी ना समझौता कर पाई थी कि माँ भी 3 दिन मौत और ज़िंदगी के कशमकश में उसे कुछ कहे बिना, उसे देखे बिना ज़िंदगी से हार कर मौत को गले लगा गई और वो बुत बनी उनके बेजान सर्द वजूद को देखती रही। उसने उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। संजीदगी, खामोशी, ठहरे पानी जैसा सकूत, वीरानों में पाए जाने वाले जामिद सन्नाटा उनकी ज़ात का हिस्सा था। आँखों में उनकी उसने हमेशा नमी देखी थी, जो किसी लम्हे दूर नहीं होती थी। जब वो लेटती, तो वो नमी आँखों के गोशों से निकलकर तकिए में जज़्ब होने लगती। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसकी तरबियत उन्होंने बहुत सख्तगिरी से की थी। स्कूल और फिर कॉलेज वो उनकी निगरानी में जाती और उनकी निगरानी में आती, जिसके लिए उन्हें फैक्ट्री से 2-2 चक्कर करने पड़ते, मगर अपनी थकन की परवाह नहीं करती थी। उनके खौफ से उसने कोई सहेली नहीं बनाई थी कि दोस्ती में रवाबित बढ़ते हैं, जो उन्हें कभी पसंद नहीं थे। उसने अपनी कोर्स की किताबों से दोस्ती कर ली थी, जिसके नतीजे में वो स्कूल से कॉलेज तक फर्स्ट पोज़ीशन लेती रही थी। बाप को उसने नहीं देखा था, वो उसकी पैदाइश के 2 माह बाद दुनिया से रुखसत हो गया था। उन्होंने उसे माँ-बाप दोनों की तवज्जो दी थी। वो बीए का एग्ज़ाम देकर फ़ारिग हुई थी, जब एक रात उन पर फ़ॉलेज का हमला हुआ और वो बरवक़्त तिब्बी सहूलत ना मिलने के बाइस बिल्कुल ही लाचार और माज़ूर हो गई थीं। वो तौलिया फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करती थीं। बहुत मेहनत, लगन और दयानतदारी से वो अपने फ़राइज़ अंजाम देती थीं और मुकम्मल बापर्दा होकर घर से निकलतीं। फैक्ट्री में भी उनका पर्दा कायम रहता, वहाँ उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी। पहली वजह थी कि उनके पढ़ने के बाद घर के और दवाइयों के अखराजात की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और उसने उनसे इजाज़त लेकर फैक्ट्री में दरख्वास्त दे दी थी, जहाँ उसकी मामा की शानदार कारकर्दगी की बिना पर उसे माँ के ओहदे पर ही रख लिया गया था और उसने चंद हफ्तों में ही साबित कर दिया था कि वो माँ की तरह ही मेहनती, मुखलिस और अपने काम से पूरा-पूरा इंसाफ़ करने वाली थी। शुरू-शुरू में चची और चचा ने बहुत बातें बनाई थीं उसकी मुलाज़मत पर, ये जानते हुए भी कि क्यों नौकरी कर रही है। उसने भी माँ की तरह उनकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। कुछ अरसा पहले माँ पर दोबारा अटैक हुआ था और ये इतना शदीद हुआ था कि वो होशो-हरत से अक्सर बेगाना रहने लगी थीं। डॉक्टर ने मुतला कर दिया था कि अब जाँबर होना नामुमकिन है। उनकी ज़िंदगी हवा की ज़द में रखे चिराग की मानिंद है और वो चिराग बुझ गया था। साथ उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा ही अंधेरा फैला गया था। दुनिया दिखावे के लिए चचा और चची ने भावच के दुःख में आँसू बहाए थे और भाई के हिस्से की जायदाद खामोशी से हड़प कर गए थे। वो माँ के जनाजे के साथ घर आ गई थी। उनके आखिरी सफ़र पर रवाना होते ही उसे भी घर से निकाल दिया गया, ये एहसास किए बगैर कि वो जवान और बेआसरा लड़की कहाँ जाएगी। रहमत बाबा, जो चची के पुराने मुलाजिम थे, अपने सर्वेंट क्वार्टर में उसे ले ले आए थे। वो और उनकी बीवी हमा वक्त उनकी दिलजोई में लगे रहते थे, मगर वो जैसे जिंदा रहने के तमाम जज्बे, तमाम एहसास खो बैठी थी। खामोश बैठी, खलाओं में घूरती रहती। बाबा साहब, घर वाले कहाँ गए हैं? रहमत बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्वीर के आखिरी दाने पढ़े और तस्वीर चूम कर कुर्ते की जेब में डालते हुए इस खुशपोश खूबरू नौजवान की तरफ बगौर देखा, जो बहुत शाइस्तगी और अदब से उनसे मुखातिब हुआ था। साथ उसके एक खातून भी थी, जो लाइट ब्लू साड़ी में मलबूस, बहुत पुरवकार और अजहद इस तरह वो बेचैनी का शिकार लग रही थी। बेगम साहिबा और साहब मुल्क से बाहर गए हैं, अब ना मालूम कब आएँ। उनकी बेटी, मेरा मकसद है उनके और भी बच्चे होंगे, सब साथ गए हैं। वो खासी घबरा गई थी। बेगम साहिबा की सिर्फ 2 बेटियाँ हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं। वो अपने ससुरालों में हैं। मामा, भाईजान ने एड्रेस तो गलत नहीं दे दिया? मोहतरमा कंदील साहिबा का घर यही है? वो नौजवान जो उमैर था, मामा से सरगोशी करने के बाद सामने खड़े सफ़ेद रेश बुजुर्ग से इस्तफसार करने लगा। जी हाँ, वो यहीं रहती हैं। लेकिन आप कौन हैं? रहमत बाबा, जो बहुत गौर से मामा की शक्ल देख रहे थे, यकदम चौंक कर बोले। उनके लहजे में अजीब सरा सेमगी थी। नहीं, ये नहीं पूछिए बड़े मियाँ, वरना डंडे खाने का इम्कान बढ़ जाएगा। वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मामा इस जराब में आगे बढ़ी थी। बेगम साहिबा, आपका नाम अफशीन तो नहीं है? बाबा, जो बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे, पूछ बैठे। जी, जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ, जबकि मैं आपको पहली बार देख रही हूँ? जी, वो नौरीन बेटी अक्सर आपका ज़िक्र करती थी कि आप उनकी शक्ल से बहुत मिलती हैं और आपको वो बहुत याद करती थी। रहमत बाबा की बूढ़ी आवाज़ भर आ गई थी। अफ़शीन को ज़मीन व आसमान घूमते हुए महसूस हुए। बेशक नौरीन का घटिया और शर्मनाक अमल उन्हें भी लोगों, ख़ुसूसन ससुराल के लोगों और शोहर सुहेल अहमद की निगाहों में हमेशा के लिए गिरा गया था। नौरीन की खताओं का उन्हें ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ा था, मगर जब ज़ख़्म लगता है तो दर्द भी तब तक महसूस होता है। फिर रफ़्ता-रफ़्ता ज़ख़्म मुंतमिल हो जाता है, दर्द का एहसास भी ख़त्म होता जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि ज़ख़्म, दर्द, तकलीफ़ हर इंसान फ़रामोश कर बैठता है। उनके दिल में भी एक मुद्दत गुज़रने के बाद तकलीफ़ की जगह कसक ने ले ली थी। थीन से क्या मुराद है आपकी बाबा? नौरीन कहाँ गई है? उनका दिल बंद होने लगा।
वहाँ बेगम साहिबा जहाँ जल्द या बदेर हम सबको एक दिन जाना है। उन्होंने आसमान की सिमत उंगली उठाई। उनके अंदर दर्द की एक आग थी जो सर तपा फैलती चली गई। उसने जो कुछ किया उसे कतई नजर वो उसकी माँ जाई थी। खून का एक ऐसा रिश्ता जो मर कर भी नहीं टूटता। उन्हें महसूस नहीं हुआ कब उनके आंसू बेख्तियार होकर चेहरे को भिगोने लगे। बदबख्ती की इंतहा थी। बहन के आखिरी दीदार से भी वो महरूम रही थी और उसने एक बगावत, एक गलती, एक पसंद को पाने के जुनून में कैसी सजा पाई थी कि उसके जनाजे को अपनों का कंधा भी नसीब न हुआ था। जिस शहर में उसके अपने भरे पड़े थे, उस शहर के शहर खामोशा में वो किसी लावारिस, गुमनाम, बेशनाख्त मुसाफिर की तरह दफना दी गई थी। कितना इबरतनाक अंजाम था उसकी मोहब्बत और बगावत का। रहमत बाबा ने उसकी ज़िंदगी की तमाम कहानी उन्हें सुना दी थी। नौरीन ने जज्बात की पेचीदा राहों का इंतखाब करके खुद को मुसलसल अजाब में रखा था। यावर को कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कंदील 2 माह की हुई तो जेल से उसकी मौत की खबर आई। एक सिपाही को हिला करके उसे जेल से फरार होने की कोशिश की थी और इस तरह वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। यावर के भाई उसे और कंदील को अपनी कोठी में ले आए क्योंकि यावर का जायदाद में आधा हिस्सा था। रिश्तेदारों की बातों की वजह से वो बेवा भावज और यतीम भतीजी को ले तो आए, मगर वही सलूक किया जो बेसहारा और कमजोर लोगों के साथ किया जाता है। एक कमरे और छोटे से सहन पर मुश्तमिल क्वार्टर उन्हें दिया गया था। नौरीन पहले की तरह ही फैक्ट्री में मुलाजमत कर रही थी। वो बहुत दुखी औरत थी इतनी कम उम्री में। उनकी तरह इबादत गुजार बापर्दा और नेक औरत मैंने अपनी तवील जिंदगी में नहीं देखी। बेगम साहिबा, मुझ पर तो उन्होंने इतना अजीम एहसान किया है कि मैं उसका बदला उतार ही नहीं सकता। मेरी बेटी एक लड़के के चक्कर में बहुत बागी और गुस्ताख हो गई थी। उसकी माँ समझा बुझा कर परेशान हो गई थी। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा मगर वो कुछ सुनने मानने को तैयार ना थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे। उसके एक रात वो हमारे सोने के बाद समझे हमारी इज्जत को नीलाम करने घर से निकल गई थी। वो तो भला हो नौरीन बीबी का, जिन्होंने नामालूम कब से उस पर नजर रखी हुई थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और समझा बुझाकर हमारे पास ले आई। उनकी जुबान में इबादत गुजारी और अल्लाह के खौफ ने ऐसी चाशनी और तासीर पैदा कर दी थी कि मेरी बेटी ने तौबा कर ली, मुझसे और अपनी माँ से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी हमारी दुआओं तले इस घर से रुखसत हुई थी। अगर नौरीन बेटी मेरी बेटी को गुमराही से बचाकर अच्छे रास्ते की निशानदेही ना करती तो हम तो बदनामी से मर चुके होते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बना लिया था। फैक्ट्री में भी बेशुमार लड़कियों को संवारा है उन्होंने। कभी ऐसा भी होता है रसवाइयों की पुरफरेब अंधेरी राहों पर चलने वाले लड़खड़ा कर गिरते हैं। घायल रूह जिस्म लिए दूसरे लोगों के लिए मशले राह बन जाते हैं। रहमत बाबा अपने गांव जा रहे थे क्योंकि साहब लोग तवील अरसे के लिए मुल्क से बाहर गए थे। तमाम मुलाजमों की छुट्टी कर दी गई थी। वो अपनी तमाम तकलीफें और शिकायतें भूल कर बहन की मोहब्बत में डूब चुकी थी। दूसरा बड़ा बोझ उनके ज़मीर पर बेटे के इस काबिल मजम्मत अमल का था जिसके नतीजे में वो लड़की जो उनकी भांजी थी, नौरीन की बेटी कंदील का मुस्तकबिल वो तारीख कर चुका था और अब माँ के वजूद से भी वो महरूम हो गई थी। वो उसे सीने से लगाकर माजी को फरामोश करके अपने घर ले आई थी। वो जो तन्हाई, रुसवाई, दरमानदगी और माँ की अबदी जुदाई के दुख से निढाल और बेजान हो रही थी। अचानक खाला का मेहरबान अपनायत और मोहब्बत से लबरेज वजूद देख कर उनके सीने में मुंह छुपाकर अपनी हुरमान बख्ती पर फूट फूट कर रोई थी। ये एहसास ही कितना फरहत बख्श और जहाँ फिजा था कि उसका भी कोई है, उससे मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला, ख्याल रखने वाला, वरना माँ के सिवा इस जिंदगी में पहले किताबें रिश्ते रखती थी, फिर फैक्ट्री की जॉब उसकी रिश्तेदार बनी थी। कंदील बेटी, इस घर को अपना घर समझना, बिल्कुल भी हैरियत बरतने की जरूरत नहीं है। अफशीन बेगम ने प्यार से उसके गाल थपथपाए थे। वो उनके तवील और खूबसूरत से लॉन वाले आलीशान घर को देख कर मरूबियत के साथ साथ एहसास कमतरी का शिकार भी हो गई थी। वो उसे खूबसूरत कमरे में खुद छोड़कर तन्हाई में खूब रोना चाहती थी। आराम करो, सुबह मैं तुमसे बात करूंगी। मुलाजमा के हाथ दूध भेज रही हूँ, वो ज़रूर पी लेना। वो हदायत देकर उसकी पेशानी चूम कर चली गई। वो कमरे की आराइश और ज़ेबाइश देखती हुई अपने कल और आज पर गौर करने लगी। अफशीन बेगम ने नौरीन के इंतकाल की खबर और उसकी आप बीती खाला सफिया को सुना दी थी। वो दोनों उसकी मौत पर खामोशी से आंसू बहा रही थी। अफशीन बेगम की हालत अबतर थी। बेटी, माँ के जज्बात तुम जानती हो, कितना बदजन और बदख्वाह है। नौरीन के मामले में बचपन के वाक़े को किस तरह याद रखा है उसने, और देख किस तरह जहानत और चालाकी से उनकी खबरें लेता रहा, जो ऐन वक्त पर अपने इंतकाम की कसम भी पूरी कर ली थी। सिर्फ यावर के बारे में ना जान सका कि वो बहुत पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुका था और शायद नौरीन की फालिज से माजूरी कभी उसे इल्म ना रहा होगा, वरना इस तरह हद से ना गुजरता। खैर, वो तो तुम्हारे वहाँ जाने को पसंद नहीं कर रहा था और अब उसकी बेटी को इस घर में किस तरह बर्दाश्त करेगा। उसका गुस्सा और मिजाज की तेज़ी मैंने अब देखी है और मुझे यही फ़िक्र खाई जा रही है, अब क्या होगा। खाला को उन्होंने तसल्ली देकर कमरे में भेज दिया था। माज की तरफ से उन्हें भी किसी अच्छे रद्द-ए-अमल की तवक्को हरगिज़ नहीं थी, मगर उन्हें इत्मीनान था वो उनकी मोहब्बत के आगे सुपर डाल देगा।
वो लाख गुस्सावर, ज़िद्दी, हर धर्म से ही, मगर ये भी हकीकत थी, उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। इबादत की हद तक वो उसकी मुंतज़िर थी, क्योंकि उमैर को कह चुकी थी, कंदील के मुतल्लिक़ मास को आगाह ना करे, क्योंकि ये खबर सुनकर उसे सीधे यहीं आना था। कंदील को भी उन्होंने बेखबर रखा था। पहले मरहला में उस बिफरे तूफ़ान को एतदाल में लाना था। कंदील को कायल करना ज़्यादा मुश्किल ना था, इन हालात में कि वो नौरीन के माज़ी से वाकिफ़ थी। मामा, जो मैंने सुना है वो दुरुस्त है? हस्बे तवक्को वो धनधनाता हुआ सुर्ख चेहरा, लहू रंग आंखें लिए अंदर आया था। उसके अंग अंग से जैसे शुरारे निकल रहे थे। हाँ, इसमें गलत होने वाली कौन सी बात है? अपनी माँ के मरने के बाद वो तनहा रह गई थी। आपके जुर्म का कुछ एहतसाब मुझे भी अदा करना है। मुझ में अभी इंसानियत मरी नहीं, जिंदा है। इंसानियत नहीं मामा, यूं कहिए बहन की मोहब्बत जिंदा है। वो जलती लकड़ी की तरह चटका। फिलहाल माजी दफन हो चुका है और मैं गड़े मुर्दे उखेड़ना नहीं चाहती। आपको अपना इंतकाम पूरा करना था, सो कर चुके। अब आप किसी मामले में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। कंदील से आपका रवैया बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। नौरीन तभी मौत मरी है। अगर उसकी मौत की जिम्मेदारी आपके इस घटिया फेल पर होती तो मैं कभी आपको माफ नहीं करती। कंदील के बारे में मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगी। मामा, आप खुद सोचिए कि इस रिश्ते से आप लोगों से उसे मुतारिफ करवाएंगी। उसका इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं है। बहुत मायूब और नापसंदीदा रिश्ता है इस घर में उसका। मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। जिसकी माँ इस घर को रुसवाइयों और आहों में गर्क करके चली गई थी, उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं, वरना उसे आप खुद यहाँ से निकाल दें। उसका लफ्ज लफ्ज शरारा था। ठीक है, फिर वो अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। ये घर तुमने बनवाया है, तुम्हारा पैसा लगा है यहाँ, इसलिए तुम हकमियत जता रहे हो। मिल्कियत का एहसास है, माँ का एहतराम भी तुम्हारे दिल से निकल चुका है। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। वो भीगे लहजे में फैसला कुन अंदाज में बोली। उनका ये लहजा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने हाथ से अपना सर पकड़ते हुए गहरा सांस लिया, जैसे अपने तने हुए दहकते हुए आसाब पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। वो दूसरी मर्तबा उसके लिए जहनी अजियत का बायस बनी थी। आपको कोई हक नहीं मामा, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बों को अर्जां करने का। आपने जो मेरे इख्तियारात पर अपनी मर्जी को फोकियत देकर मेरी हैसियत को अर्जां तरीन कर दिया है। ये बात नहीं है मामा, आप मेरी बात बात समझ नहीं पा रही। जाल में धाड़ते शेर जैसी हालत थी उसकी। ठीक है, आपको इख्तियार है, आपका घर है, जिसे चाहे रखें आप यहाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो हमेशा की तरह उनकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गया था। देखता हूँ तुम किस तरह रहती हो यहाँ। वो तसव्वुर में कंदील से मुखातिब हुआ था, फिर बर्क गिरफ्तारी से कमरे से निकल गया, ये महसूस किए बिना कि दीवार से लगे एक वजूद ने हैरानगी और नफरत से उसे दूर तक घूरा था। कंदील, आओ बेटी, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? उसे अंदर दाखिल होते देख कर वो कज़न शर्मिंदा हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब व गरीब से नाफहम थे। आंटी, वो वो शख्स कौन है? सब कुछ सुनने के बावजूद वो यकीन ना करना चाह रही थी। वो माज है, मेरा बड़ा बेटा, और आपका मुजरिम। उन्होंने निगाहें चुराकर शिकस्तगी से कहा। आंटी, वो उनके गले लगकर शिद्दत से रोने लगी। उसका अगवा करना और बार बार पूछने पर भी ना बताना, मैं बहम और पेचीदा गुफ्तगू से लम्हे भर में इदराक हो गया। अपनी माँ की नादानी उसे भी पुरखार राह पर घसीट गई थी। वो इस शख्स से नफरत करती रही थी, मगर अब खुद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो किस तनफुर कराहियत से उसकी माँ का जिक्र कर रहा था, और किस कतियत से उसके यहाँ रहने पर मोतरिज़ व मुतनफ़िर था। उसका दिल यहाँ रुकने के लिए लम्हे भर को तैयार ना था। इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई शय अज़ीज़ नहीं होती। उसने फैसला कर लिया था कि बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी, किसी हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर हो जाएगी। जॉब अभी उसकी बरकरार थी। शादी के बायस एक माह की छुट्टी ली थी के बाद में अशरफ साहब के रवैये पर मुनहसिर होगा कि वो उसकी मुलाजमत करने पर एतराज़ करेंगे तो छोड़ देगी, और उसका वो दानिशमंदाना फैसला बेहतर साबित हुआ था, क्योंकि दूसरी जगह जल्द नौकरी मिलना नामुमकिन था। माज अभी अपने हवासों में नहीं है बेटी, तुम उसकी बात का ख्याल मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, और माज ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। वक्त आने पर उसे उसका अजाला करना पड़ेगा। तुम ख्याल नहीं करना बेटी। जिंदगी में जमूद तारी था। आंटी की बेहद मना करने के बावजूद उसने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। आंटी उसके दलाइल के आगे खामोश हो गई थी। वो सुबह की निकली शाम को आती थी, और घर के काम में उसे मना करने के बावजूद लग जाती थी। माँ से उसकी अभी तक सामना नहीं हुआ था। वो दानिस्ता उसकी मौजूदगी में कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वो भी शायद ऐसी ही एहतियात करता था जो अब तक कुछ सामना नहीं हुआ था। घर में आंटी और उमैर का रवैया बहुत अच्छा था। नानी सफिया भी अक्सर उसके पास आ बैठती थी। अम्मी की याद अक्सर उसे रुलाती रहती थी, और अक्सर वो बेचैन सी होकर कमरे में टहलने लगती। उसे यहाँ आए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। रात को वो अक्सर कमरे के बाहर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें सुना करती। कभी ऐसा लगता जैसे किसी कमरे का दरवाज़ा खोलकर बंद किया गया हो। कुछ देर खामोशी छा जाती। उसके बाद वक्फे वक्फे से ऐसी आवाज़ें आने लगती। शुरू शुरू में उसने यही सोचा कि घर के लोग ही होंगे, और किसी से दरियाफ्त करना उसे अच्छा नहीं महसूस हुआ।
फिर रफ्ता रफ्ता दरवाज़ा खुलने बंद होने चलने फिरने की भारी जूतों की आवाज़ों में शिद्दत आती गई। अब बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर घुटी घुटी आवाज़ में कहके लगा रहा हो। और रात को अजीब वाक़या हुआ। वो नमाज से फारिग होने के बाद सिपारा पढ़ने बैठ गई। उससे फारिग होने के बाद वो बेखबर सो गई थी। अभी उसे लेटे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उसे लगा दरवाज़ा किसी ने आहिस्तगी से नॉक किया हो। नींद में होने के बावजूद चौकन्ना हो गई थी। दस्तक फिर बहुत आहिस्तगी से दोबारा हुई थी। तो वो दुपट्टा ओढ़ती हुई उठी और दरवाज़ा खोल दिया। उसका ख्याल था आंटी या नानी होगी, मगर बाहर कोई ना था। राहदारी सुनसान पड़ी थी। उसने नींद से बोझल आंखें खोलकर अच्छी तरह चारों तरफ देखा, मगर कोई मौजूद ना था। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही कि दरवाज़ा बजाया गया था या उसे नींद में महसूस हुआ था। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आना ही चाहती थी कि यकलख्त उसकी निगाह सामने कमरे की तारीकी में खिड़की से झांकती दहशतनाक सूरत पर पड़ी। खौफ दर खौफ की कैफियत में वो जैसे सकते का शिकार हो गई थी। जिन भूत पर वो यकीन नहीं रखती थी, पर इस वक्त जो सूरत उसके सामने थी वो इंसानी सूरत तो हरगिज ना थी। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, शोले की मानी चमकती लंबी जुबान, बड़े बड़े खौफनाक दांतों की कितार, नाक की जगह दो स्याह गड्ढे, पूरा चेहरा लंबे बालों से ढका था। उसे अपनी जानिब देखता पाकर उन भयानक दांतों के दरमियान से घुटा घुटा कहका बरामद हुआ। कहके की आवाज़ सुनते ही उसका सकता जैसे टूटा था। उसने सफ़ेद लिबादे में भी हलचल हुई थी। कबल इसके कि वो उस तक पहुंचता, उसने अपने डरते कांपते वजूद को बमुश्किल अंदर घसीटा था और दरवाज़ा लॉक करते ही खौफ से बेहोश होकर गिर गई थी। उसकी आंख खुली तो बाहर से दरवाज़ा मुतवातिर बजाया जा रहा था। उसने मतहोश निगाहों से दरवाजे की सिमत देखा। रात का वाकया उसके ज़हन की स्क्रीन पर प्ले था। खौफ और दहशत से वो भी लर्ज़ां थी। बाहर से दरवाज़ा पीटने के साथ नानी जान की आवाज़ भी आई तो उसने सूरत से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। खैरियत तो है ना बेटी, कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ? वो अंदर आती हुई गोया हुई। अरे आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या? उसे रात के हुलिये में देखकर वो हैरानी से इस्तफसार करने लगी, क्योंकि सुबह नाश्ता वो उसके साथ ही करती थी। फिर 10 बजे नौरीन और उमैर मास के साथ दूसरी शिफ्ट लगाती। जिस्म में दर्द और सुस्ती महसूस हो रही है। सोच रही हूँ छुट्टी कर लूँ। हाँ कर लो, मुझे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उसके उतरे उतरे जर्द चेहरे को देखकर बोली। नानी जान, आप नाना जान को क्या कहकर मुखातिब करती थी? जान, जानू या दिलबर जानी? उमैर ने उनके नज़दीक बैठते हुए निहायत भूलपन से कहा, जबकि करीब बैठी गाजर के हलवे के लिए गाजरें साफ करती हुई अफशीन बेगम और कंदील मुस्कुरा उठी थी। अरे अफशीन बेटी, तुम्हारा ये लोंडा तो बिल्कुल ही बेहया है। लो भला मुझसे ऐसे सवाल पूछता है जो कभी मेरी सहेलियों ने भी मारे लाज के नहीं पूछे। नानी जान मारे लजाजत के सुर पड़ गई। नानी प्लीज शर्माइए नहीं, आपको नाना की कसम, बताइए ना। वो छिली हुई गाजर उठाकर खाता वो बोला, लड़के बाउला हो गया है तू। लो भला क्या बोलूंगी, कभी राशिद के अब्बा या जरीना के अब्बा कह दिया करती थी। और जब जब क्या कहती थी, जब कोई अब्बा कहने वाला दुनिया में नहीं आया था। गज़ब खुदा का, आजकल के लड़कों को ज़रा भी शर्म नहीं है। अच्छा बताती हूँ, मुझे मालूम है, जब तक पूछ नहीं लोगे चैन नहीं लेने दोगे। वो शादी के शुरू शुरू के दिन थे। तुम्हारे नाना के किसी दोस्त ने हमारी दावत की। नानी जान के चेहरे पर माजी के खूबसूरत रंग दमकने लगे। हम दोनों गए। उनके दोस्त के घर वालों ने बहुत आओ भुगत की। मेरी नंदों ने मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा सवार कर भेजा था। दुल्हन देखने के शौक में वहाँ बहुत सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया। मेज़बान औरतें भी खातिर मदारात के बाद अपने अपने कामों में लग गईं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया था। तुम्हारे नाना ने बाहर मर्दाना बैठक से कोई पैगाम नहीं भेजा कि कब चलना है। वो बाहर दोस्तों में मगन थे। घर की खवातीन मुझे भूल कर कामों में मसरूफ हो गई थी। शाम ढलने लगी तो मैंने एक छोटी बच्ची से कहा, बाहर अपने भाई से बोलो अंदर दुल्हन बुला रही है, क्योंकि तुम्हारे नाना ने आते वक्त उस बच्ची को प्यार किया था। चंद लम्हे बाद वो बच्ची भागती हुई आई और बोली, भाई दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मैं हरारा संभालती उठी और दरवाजे पर पड़ा पर्दा उठाकर देखा तो कोई स्याह रंगत और लंबी मूछों वाला आदमी हैरान और परेशान खड़ा था। उस पर नजर पड़ते ही मैं उठे पाँव अंदर को हुई। उस बच्ची से पूछा वो किसको बुला लाई है, तो बोली, आपने कहा था अपने भाई को बुला लाओ। मैं अपने भाई को बुला लाई। मारे शर्मिंदगी के मेरा बुरा हाल था, क्योंकि अपनी नंदों से ऐसे ही बोलती थी। वो आदमी समझ गया था। उसे तुम्हारे नाना को भेज दिया और वो इतना बरहम हुए कि पूछ नहीं। और आइंदा मैंने भी उनके साथ जाने से तौबा कर ली। नानी के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। उमैर ने बेसाख्ता कहका लगाया था। कंदील और अफशीन बेगम भी मुस्कुराने लगी। कंदील, कभी तो हंस दिया करो, बहुत कंजूस हो इस मामले में। वो उसे साथ लेकर लॉन में आ गया था। जाती गर्मी आती सर्दी की ये शाम बहुत सुहानी थी। धीमी धीमी चलती बुरवा उसके बालों को बखेरती अच्छी लग रही थी। उमैर ने उसे खुले दिल से वेलकम कहा था और बहुत पुरखुलूस अंदाज में उसका ध्यान रखता था। कभी महसूस ही नहीं हुआ ये उस जालिम सपाक वहशी का भाई है। उमैर, वो सामने जो कमरा है वो किसका कमरा है? उसके ऊपर रंग बिरंगी फूलों वाली बेलों से लदे एक कमरे की तरफ इशारा किया, जहां रात को उसने
भयानक तरीन मखलूक देखी थी। वो कमरा राहील चचा का था और उसी कमरे में उन्होंने खुदकुशी की थी। मामा इस कमरे में किसी को जाने नहीं देती, उन्हें कुछ वहम से हैं। हफ्ते में उसकी सफाई होती है, फिर कमरा बंद रहता है। उमैर बहुत संजीदगी से बता रहा था और उसकी समात में रात को मुतअद्दिद बार दरवाज़ा खोलने बंद होने, भारी जूतों समेत किसी की चहलकदमी, घुटे घुटे कह के उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तकें, उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। वो कमरा उसके सामने वाली रो में बना था और उसके दाएं बाएं आंटी और नानी जान के कमरे थे। वो बुरी तरह धड़कते दिल को पकड़ के नीचे घास पर बैठ गई। थक गई। उसकी हालत से बेखबर उमैर भी उसके करीब ही बैठ गया। तुम कॉलेज नहीं गए आज? माज ना मालूम लॉन के किस गोशे से बरामद हुआ था। वो भाईजानी, आज मूड नहीं बना। बाज के कड़े तेवर उसे हस्बे आदत गड़बड़ा गए। आइंदा ऐसी बेकायदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चलो अपने कमरे में जाओ। वो हंसा डिपट कर सर्द लहजे में बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नर्सरी में पढ़ने वाला मासूम छोटा बच्चा हो। उमैर बहुत सादत मंदी से सर झुकाकर अंदर की जानी बढ़ गया था। कंदील ने भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। आप फैक्ट्री किसकी इजाजत से जा रही हैं? वो कदम बढ़ाकर उसके आगे इस्तादा हो गया था। ये मेरा ज़ाती मामला है जिसके लिए मैं किसी की इजाज़त की पाबंद नहीं हूँ। वो भी उसी के लहजे में बोली। आप भूल रही हैं, आप अपनी मर्जी की पाबंद अपने घर में हो सकती हैं। फिलहाल आप मेरे घर में विराजमान हैं और यहाँ आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे मेरी इज्जत पर हार फाने का अंदेशा हो। अल्फाज से ज़्यादा उसका लहजा अहानत आमेज था। मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आई, आंटी लाई हैं और मेरा यहाँ पर मुस्तकिल रहने का इरादा नहीं है। जब मुझे जगह मिल जाएगी चली जाऊंगी। उसकी कमजरफी और तजलील उसका पोर पोर सुलगा गई। रियली? उसका तहकीराना अंदाज तंजुल हकारे से बोझल था। उसे पहली बार उसे बकौर देखा था, स्याह कॉटन के सूट पर जर्द और स्याह पर प्रिंटेड दुपट्टे के हाले में। उसका सुर्ख चेहरा खासा दिलकश और जाज़िब नज़र था। वो गुस्से में अंदर चली गई थी। माज के लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट चमक कर मालूम हो गई थी। वो उसके घर में आमद के बाद से ज़्यादातर कारोबारी मामलात के बायस बाहर ही रहता और घर में आने के बाद ज़्यादातर अपने कमरे में होता था। इस गुरेज के बायस उसे मालूम ही ना हो सका कि कंदील फैक्ट्री जा रही है। कल दोपहर को एक दोस्त के पास फैक्ट्री एरिया गया तो वहां से वापसी पर कंदील उसे एक फैक्ट्री से निकलती नजर आई। उसे अपने जराये से मालूम कर लिया कि वो वहां सुपरवाइजर के तौर पर काम करती है। ये बात उसकी तबीयत पर ग्रां गुजरी थी। उसका लेदर का बिजनेस बहुत वसी था, मुल्क के आला कारोबारी फैमिलीज में से एक था। उसके घर की रिहाइश पजीर लड़की एक मामूली सी जॉब कर रही थी। वो भी उसके घर में रहकर इस बार उससे बात करने के ख्याल से ही वो आज जल्दी आ गया था। इत्तफाकन वो भी उमर के साथ लॉन में बैठी नजर आ गई और वो सीधा वहीं चला आया था। सच कह रही हो बेटी? नानी जान खौफ के मारे कब कपा उठी थी। कंदील ने तन्हा पाकर उन्हें वो तमाम पुरस्रार वाकयात सुना डाले थे जिससे वो रात का भयानक तरीन वाकया भी था। नानी जान बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया कि कोई ये समझे यहाँ रह कर भी यहाँ रह भी रही है और बातें भी बना रही है। मुझे रात से बहुत डर लग रहा है। वो उनके करीब खौफजदा बैठी थी। डर तो मुझे भी लग रहा है बेटी, शायद वो राहेल की रूह है। अफशीन बता रही थी मरने से पहले वो कुछ पागल हो गया था। हाँ वहाँ कह के लगाने लगता, तनहा बातें करता था, फिर बिला मकसद कमरे के चक्कर लगाता रहता था। अब क्या होगा? मुझे भी डर लग रहा है। सुनाए रूह का इंतकाम बहुत बुरा होता है बेटी। मेरी मानो तो तुम अपना कहीं अलग ठिकाना कर लो। अगर मेरी बहुएं इस काबिल होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, मगर वो मेरा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं बुढ़ापे में इधर उधर वक्त गुजारती हूँ। मैं वो तुम्हें किस तरह बर्दाश्त करेंगी? उनके लहजे में अपनी इस उम्र में बेटों और बहुओं की बेमुरवती और बेहिस्सी बोल रही थी। वो रात उसने उनके कमरे में ही गुजारी। नानी जान जब तक जागती रही खौफजदा रही। उनका ख्याल था और राहिल का भूत उसके पीछे लगा है क्योंकि वो नौरीन की बेटी है और राहिल ने नौरीन की वजह से खुदकुशी की थी। अब वो अपना इंतकाम उससे लेना चाहता था और रूह के इंतकाम के कई डरावने वाकयात उन्हें याद आ रहे थे जिन्हें सुना सुना कर डर रही थी और डर डर कर सुना रही थी। फिर वो सो गई और उनके बेहंगम खराटे पूरे कमरे में बिखरने लगे। कंदील खौफ से सहमी हुई उनके करीब ही लेटी रही थी। सुबह नाश्ता करके सबके बहुत रोकने के बावजूद वो ड्राइवर के हमरा अपने बड़े बेटे के यहाँ न्यू टाउन चली गई थी। कंदील के अलावा वो सभी हैरान थे उनके इस तरह अचानक चले जाने से। ऐसी भी क्या अचानक पोते पोतियों की याद आई कि झटपट चली गई। अफशीन बेगम की हैरानगी हद से सवा थी। आप परेशान मत हो मामा, मैं कल जाकर ले आऊंगा। माज बखूबी जानता था वो खाला को माँ की तरह चाहती हैं और उन्हें अपने यहाँ ही रख कर खुश होती थी। मामा को अफसरदा देख कर वो बेचैनी से बोला आंटी ये रख लें। कंदील जो अभी फैक्ट्री से आई थी, आज उसे तनख्वाह मिली थी। उसे 1000 का नोट अपने अखराजात के लिए रखा और दूसरे 1000 के नोट उनके टेबल पर रख दिए। ये क्या है बेटी? उन्होंने हैरानगी से एक नज़र नोट पर डाली, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया, जबकि सामने सिंगल सोफे पर विराजमान मास की निगाहें उसके चेहरे पर थीं। आंटी ये किराया है, आप मुझे साथ ले आई और मैं ना चाहते हुए भी आपके साथ इसलिए आ गई।
کہ پے در پہ صدمات سے سنبھل نہیں پائی تھی اور اتنی جلدی میں اپنے لیے رہائش بھی کہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ آتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آپ کے یہاں رہنے کا میں معاوضہ دوں گی۔ اس بات کا مجھے احساس ہے کہ میں اس گھر سے میرا رشتہ ماں کے حوالے سے بہت معیوب اور نازیبا ہے، جو مجھے ناگوار اور ناپسندیدہ لگتا ہے۔ مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ آنے والے لوگوں سے میرا تعارف دور کی مرحومہ عزیزہ کی بیٹی کہہ کر کرواتی ہیں۔ اس لمحے آپ کی آنکھوں میں آنے والی نمی میرے دل میں گھاؤ ڈال دیتی ہے۔ مستضاد ان لوگوں کی نگاہوں کے بے یقینی چھلکاتے بہت کچھ سمجھ جانے والے تاثرات مجھ سے برداشت نہیں ہوتے آنٹی۔ بندہ بے شمار گناہ کرے پھر صدقے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ رب معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کو کبھی نادانی میں کسی کے گناہ کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ بندے معاف نہیں کرتے۔ اور بدقسمتی سے میری ماں ایسے ہی گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ اتنے بہترین سسرال اور آرام و آسائش چھوڑ کر وہ خود تو تباہ ہوئی اور ساتھ کتنے ہی اپنوں کو تباہ کر ڈالا۔ آخری سانس تک انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ میں یہاں رہوں گی تو آپ کے لیے بھی کسک کا باعث بنوں گی، اور لوگوں کی آنکھیں جو کہتی ہیں کل کو زبان بھی بولنے لگے گی، اور میں نہیں چاہتی جو داستان امی کے ساتھ دفن ہو گئی دوبارہ زندہ کی جائے اور ان کی روح کو نئے سرے سے اذیت پہنچے۔ ان پیسوں کو آپ معاوضہ یا کرایہ سمجھ کر رکھ لیں۔ میں نے ہاسٹل میں ایک کمرہ لے لیا ہے، کل سے میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گی، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ متواتر بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے پلکوں تک آئی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ چھپا لیا۔ وہ بہت خوددار حساس لڑکی تھی۔ معاذ لمحے بھر کو اپنے گھٹیا طرز عمل اور بد اخلاق رویے پر نادم سا ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن جو ماں کے علاوہ ہر عورت کا عکس دھندلا گیا تھا، وہ دنیا کی ہر عورت کو بے وفا، ہر جائی، موقع پرست سمجھتا تھا۔ اس نے تعلیمی مراحل کے دوران بھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں دی تھی۔ اپنے اکھڑ پن، سرد مہری و خوش مزاجی کے باوجود وہ لڑکیوں میں خاصا مقبول رہا تھا۔ بزنس میں قدم جمانے کے بعد اس نے اپنی فیکٹریز و کارخانوں میں صرف مرد حضرات کو ملازمتیں دی تھی۔ اس کے آفس میں بھی تمام مرد حضرات ہی تھے۔ سیکرٹری کے طور پر بھی اسے خاتون کو رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چچی کی بد کرداری اور چچا کی خودکشی نے اس کے دل میں زہر ہی زہر بھر دیا تھا۔ چچا کا انتقام لینے اور دادی سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اسے بھرپور جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ چچی کی رہائش کا پتہ اسے چچا کی ڈائری سے مل گیا تھا۔ اسے اس بوسیدہ اور گندے سے علاقے میں واقع اس گھر کے بے شمار چکر لگائے تھے۔ ہر دم اسے وہاں تالا منہ چڑھاتا ملا تھا، مگر وہ فولادی اعصاب و مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا۔ وہ کئی سال تک وہاں چکر لگاتا رہا اور پھر ایک دن اسے دروازہ کھلا مل گیا۔ اس کو وہاں ایک بوڑھا ملا تھا جس نے بتایا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے۔ یاور کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، البتہ اس کی شخصیت اور بڑی ساری کار سے مروب ہو کر یاور کے بھائی کے گھر کا پتہ دے دیا۔ اسے مطلوبہ گھر ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ اسے وہاں ایک ملازمہ سے تمام معلومات لے لی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ یاور کی بیٹی قندیل کی شادی ہے۔ کل اشرف صاحب سے یوں وہ ملازمہ کو 50,000 کے عوض خرید چکا تھا اور ملازمہ نے اس کی مشکل آسان بنا ڈالی تھی۔ قندیل، یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ میں آپ سے پیسے لوں گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ قابل اعتراض بات نہیں ہے آنٹی، وہاں رہتے تھے تو چچی کو بھی 1,000 روپیہ ماہوار دیتی تھی۔ یوں تو سگا رشتہ تھا، میرے باپ کا گھر تھا وہ، آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہو قندیل، نورین سے رشتہ دیورانی ہونے کا ختم ہوا تھا۔ بہن کا رشتہ آج بھی قائم ہے۔ بہن کو کھو دیا میں نے، اب اس کی نشانی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آئندہ ایسا کبھی مت کہنا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رو دی۔ ماں سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماما، یہ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو آپ جانے دیں، میرے خیال میں یہ درست کہہ رہی ہیں۔ معاذ، میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، اگر مرہم نہ رکھ سکو تو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ماما جیسے آپ نے میرے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے۔ میرے ہر عمل پر آپ نے اختلاف برائے اختلاف، مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ سوچتے نہیں ہیں آپ؟ وہ خفا خفا سا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ قندیل سن سی بیٹھی رہ گئی۔ معاذ کی نفرت پہلے دن سے ہی اس پر عیاں ہو گئی تھی۔ حسب پروگرام وہ دوسرے دن وہاں سے جا نہ پائی۔ آنٹی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، انہیں شعبہ انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا، اور وہ تیسرے دن صبح ہوش میں آئی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے قندیل کو پکارا تھا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ آنسوں کے دوران بولی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا تھا۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں کھڑے عمیر اور معاذ کو پیار کیا تھا۔ عمیر اس عرصے میں گمسم ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ معاذ کو اسے پہلی مرتبہ پریشان و بدحواس دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس عرصے میں اس کی بے چینی، پریشانی، اضطراب ماں سے محبت کا بے مثال ثبوت تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کسی گہرے صدمے کی وجہ سے آنٹی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، جو ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے ماما شدید تکلیف میں ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کی گھڑیاں بھی پوری ہو چکی ہوں گی۔ اس نے انگارے برساتے ہوئے، شعلے اگلتی آنکھیں اس کے روئے روئے پریشان چہرے پر ڈالتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ آنٹی گھر آ گئی تھی۔ اسپتال سے بلڈ پریشر
ان کا نارمل ہوا تو شوگر ہائی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی، ان کی دوا غذا آرام کا خیال پوری طرح رکھنے لگی۔ ان کے بستر پر پڑتے ہی پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، ہر کام کے لیے ملازم تھے، اور انہوں نے آنٹی کی تنہائی اور بیماری سے فائدہ اٹھا کر ہر جگہ بے ترتیبی پھیلائی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے سر پر سوار ہو کر صفائیاں کروائی، سٹنگ تمام کمروں کی بدلوائی، ماں سوائے راہیل اور ماس کے کمروں کے گھر بالکل نیا 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 لش پش کرنے لگا تھا۔ آنٹی نے اسے بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ عمیر اور زیادہ عمیر اور زیادہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد اس کا وقت اس کے ساتھ گزرتا، شام کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ معاذ اور اس کے درمیان بیگانگی اور خاموشی کی وہی دیوار کھڑی تھی جو اول روز سے دونوں نے خود قائم کی تھی۔ البتہ اس نے اب اس کی موجودگی میں کمرے میں بند رہنا چھوڑ دیا تھا۔ ناشتہ اور رات کے کھانے پر ساتھ بیٹھتا تھا اور کھانے کے دوران عمیر کی تعلیمی سرگرمیوں کی رپورٹ باقاعدگی سے لیتا تھا۔ آنٹی کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث اسے فیکٹری سے 2 ہفتوں کی چھٹی لی تھی جو آج ختم ہو گئی تھی۔ آنٹی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی لیکن ابھی کمزوری بہت تھی ان میں، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے مزید 1 ہفتے کی چھٹی لینے کا ارادہ کیا اور فون کے ذریعے سر کو مطلع کرنے لگی۔ اس کی چھٹی کے جواب میں وہاں سے جواب ملا، اس کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دی گئی ہے، وہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرے، کیونکہ اس کی سیٹ پر نئی سپروائزر تعینات ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سے گویا دھماکہ ہوا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین آیا، اس کے باس بہت اچھے تھے، امی کی وجہ سے اور پھر اس کی بہترین کارکردگی کی بنا پر وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ دوسری ورکرز کے مقابل اس سے زیادہ مراعات حاصل تھی وہاں۔ اب انہوں نے کتنی ہی بے مروتی اور بد لحاظی سے کہہ دیا تھا کہ اب وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، ریسیور رکھ دیجیے۔ دوسری طرف سے کال آف ہو چکی ہے۔ وہ جو دکھ صدمے کے زیر اثر ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی، مان گمبھیر اور سنجیدہ آواز پر چونک کے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ فون اسٹینڈ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا اس کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ کمرے میں پردے پڑے ہوئے تھے، دروازہ بھی بند تھا جس سے خاصی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دھیمے مسکراتے لب، تمسخرانہ نگاہیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ سب سن چکا ہے مارے توہین کے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ یکلخت وہاں سے نکل آئی اور باہر ریلنگ کے پاس بیٹھ کر خوب روئی۔ اسے شدید دکھ تھا ملازمت چھوٹ جانے کا۔ اتنی بہترین ملازمت ہر بار نہیں ملتی، بلکہ چھوٹی موٹی بھی ملازمت آج کل آسانی سے کہاں ملتی ہے۔ فیکٹری میں امی کی وجہ سے بآسانی بنا کسی تردد کے وہ سلیکٹ کر لی گئی تھی۔ اب کون تھا جو اس کے لیے تگ و دو کرتا؟ آنٹی پر بوجھ بننا اس کی خودداری پسند نہیں کرتی، عزت نفس اسے ازحد عزیز تھی۔ معاذ، کب تک اس گھر کا آنگن سونا اور ویران رکھو گے؟ کیا چاہتے ہو میں اپنے پوتے پوتیوں کو ہنستا کھیلتا دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلی جاؤں؟ وہ حسرت زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ماما، ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ اس نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کہتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے بیٹا، میرے بیمار وجود میں اب طاقت نہیں رہی اس گھر کو سنبھالنے کی۔ ملازموں کے سپرد گھر کر کے آپ نے دیکھا کیا گھر کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ ملازموں کو صرف تنخواہ سے غرض ہوتی ہے، گھر سے نہیں۔ گھر کا خیال گھر والی ہی کر سکتی ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا پرابلم معلوم ہے ماما آپ کو، میں کسی عورت پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرا ارادہ نہیں ہے کبھی بھی شادی کرنے کا۔ اس کے وجیح چہرے پر تردد کی شکنیں تھیں۔ عمیر کی اسٹڈی مکمل ہونے دیں، پھر ارمان پورے کر لیجیے گا۔ 2 سال کا عرصہ درکار ہے اسے انجینئر بننے میں۔ فضول باتیں مت کرو معاذ، کیا تمہیں اپنی ماں پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ اگر ہر عورت تمہارے نظریے کے مطابق آوارہ بدچلن اور بد کردار ہے تو بیٹا یہ دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی، پھر کوئی گھر نہیں بستا، عورتوں کا وجود دنیا سے سمٹ کر قبروں میں دفن ہو چکا ہوتا۔ آپ جلد از جلد سے حجاب ہو جائیں، پھر سوچیں گے۔ اسے حسب عادت انہیں ٹالا۔ بہلاؤ مت مجھے، میں نے آپ کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کون؟ اس کے چہرے پر کچھ رنگ چھائے تھے، ان کا جھکاؤ وہ سمجھ گیا تھا۔ قندیل، حسب توقع جواب ملا تھا۔ وہ مشتعل ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ قندیل ہی وہ لڑکی ہے جو اس گھر کو بیٹی کی طرح سنبھال سکتی ہے، اور کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں۔ خوبصورت، خوب سیرت، تعلیم یافتہ اور سگڑ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر زبردستی نہیں کروں گی۔ عمیر سے وہ سال بھر چھوٹی ہے، عمیر کو راضی کر لوں گی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے سکون سے بول رہی تھی۔ ابھی عمیر پڑھ رہا ہے، اس کا کیریئر ڈاؤن ہو جائے گا ماما۔ اس جادوگر لڑکی نے ایسا کیا جادو کیا ہے جو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا اس کا۔ محبت اور تابع داری، خلوص و خدمت گزاری، اعلیٰ اخلاق بذات خود بڑا جادو ہے۔ مجھے اس کی اسی محبت و خلوص نے لوٹ لیا ہے۔ عمیر کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں۔ جب تک وہ پڑھ رہا ہے تب تک نکاح کر دیں گے، رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد کر دیں گے، اس طرح کوئی اعتراض بھی نہ کرے گا۔ جوان بچی کے بلا رشتہ گھر میں رہنے کا اس سے بات کی ہے آپ نے؟ وہ مان جائے گی؟ اسے فرار کی نئی راہ نظر آئی۔ اس کی فکر مت کرو، اسے سمجھانا میرا کام ہے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی جھلکنے لگی۔
मामा ये किसी तरह मुमकिन नहीं है, बाहर कर दें आप उसकी शादी। मशवरा नहीं मांगा मैंने तुमसे, उसे तुम दोनों में से एक की बीवी बनना है, ये मेरा फैसला है, और जिसने मेरा फैसला नहीं माना मैं उसे दूध नहीं बख्शूंगी। मामा ये क्या कह रही हैं आप? उनकी आखिरी बात पर वो लरस कर रह गया था। फिर एक लम्हे वहां नहीं रुका, तेजी से कमरे से निकल गया था। कमरे की फिजा घुटी घुटी सी थी। अफशीन बेगम खामोशी से बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी, जिसने इस मामले में बिल्कुल बेगानगी इख्तियार कर रखी थी। उसका रवैया उनके साथ पहले जैसा ही था, मगर उन्होंने सद रवैया रखा हुआ था। उसे देखते ही वो गहरी चुप साध लेती थी। फिर जैसे पत्थर में पानी से झरना बंद कर निकल पड़ता है, सहरा में फूल खिल उठते हैं, बंजर जमीन में सब्जा लहलहाने लगता है, इसी तरह उसे महसूस किया। उसे अब घर आने की जल्दी रहती है। घर में दाखिल होते ही उसकी निगाहें उसको ढूंढने लगती हैं। वो जो खुद को बहुत संग दिल और मजबूत समझता था, क्या मालूम था दिल शिकस्त खाएगा तो किससे, जिसका बदतरीन दुश्मन रहा था। जज्बों से फरार हासिल करने में नाकामी ने उसे शुजदर कर दिया था। वो अपनी कैफियत किसी पर अया नहीं करना चाहता था। कंदील, घर से भी निकलती हो कभी? हर वक्त रोबोट बनी रहती हो तुम। उमर आ जाए अभी तो कुछ देर के लिए बाहर चली जाना। बाहर निकलने से तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है। उन्होंने करीब बैठे 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 चाय पीते मास को नजरअंदाज करके कहा। मास को वो जताना चाहती थी, उसके चेहरे के बदलते तासुरात से बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो उनकी बात की मायनेखेजी समझ चुका है। मैं घर में ठीक हूँ, मुझे घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, उसने चाय का मग उठाते हुए कहा। इस उम्र में क्या खुद पर तुमने बुढ़ापा तारी कर लिया है? सारी जिंदगी सिर्फ सिर्फ खिदमतों में ही गुजार दोगी। पहले अपनी माँ की खिदमत में लगी रही, अब मुझ में और घर में लगी रहती हो। अपने आप पर भी तो तवज्जो दिया करो। अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो बेटी। उनके लहजे में हिलावत थी। उसकी आंखें भीगने लगी। वो अपने बारे में क्या सोचती, अब कुछ बचा ही क्या था। सुनो, शाम को तैयार हो जाना। मामा कह रही थी तुमको घर से निकलकर सैरो तफरी भी करनी चाहिए। वो दुरुस्त कह रही थी। जिंदगी में अगर जमूद तारी हो जाए तो जीस्त भारी पत्थर बन जाती है। बेरंग बेनूर बेहिस इंसान पत्थर नहीं है। इसलिए जिंदगी में जिंदा दिली जरूर होनी चाहिए। उमर के एग्जाम होने वाले हैं और मुझे भी तुमसे खास बातें करनी है। वो हैरानगी और बेयकीनी के समुद्र में गोताजन थी। अभी उससे वो शख्स मुहातिब था जो उसकी शक्ल देखने का रवादार ना था। कितने खूबसूरत अंदाज में उससे मुहातिब था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कंदील, मास की वजह से ही तुम्हारा घर बसते बसते रह गया था, लेकिन इस वक्त की मास की गैर दानिशमंदी आज की अक्लमंदी में ढल गई है। रहमत बाबा ने मुझे बताया था अशरफ साहब तुम्हारे चचा के हम उम्र थे, और तुम्हारे चचा ने बिजनेस के खसारे के बायस ये रिश्ता तय किया था ताकि तुम्हारी सूरत में वो अपना कर्जा माफ करवा सके। मुझे मुसर्रत है तुम इस सफरियत से बच गई हो। मास जवान है, खूबसूरत और माशी लिहाज से बहुत मुस्तहकिम है। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं मास की दुल्हन के रूप में सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। अफशीन बेगम अंदर मास की गुफ्तगू सुन चुकी थी। बाहर आकर वो कंदील को समझाने लगी। आंटी, ये किस तरह हो सकता है? आप जानती हैं वो मुझे नापसंद करते हैं, और मैंने भी कभी इस अंदाज में नहीं सोचा। वो अजहद इंतशार का शिकार शिकार हो गई। मर्द की नापसंदीदगी पसंदीदगी में बदलते देर ही कितनी लगती है। आदम की पहली चाह, पहली ख्वाहिश, पहली ज़रूरत वजूद जन थी, और यह हकीकत है औरत के बगैर तो जन्नत भी मुकम्मल नहीं। फिर मेरे बेटे की ज़िंदगी किस तरह मुकम्मल हो सकती है? किसी खूबसूरत लड़की के बिना माजी की बातें फरामोश कर डालो। आंटी उसे सीने से लगाए बिल्कुल सगी माँ की तरह समझा रही थी, और वो ख्वाब और यकीन के दरमियान थी। इलेक्ट्रिक ब्लू क्रोशिया नट के दुपट्टे और कमीज पर दीदा जेब जेब कढ़ाई थी। सिल्वर सिल्क की थी, ओ सॉरी शलवार सिल्क की थी। सूट में उसकी सफ़ेद रंगत खासी चमक रही थी। आंटी ने ज़बरदस्ती सूट के हमरंग जरकोन का नाजुक सा सेट पहना दिया था। होंठों पर पिंक लिपस्टिक से उसका सादा हुस्न दमक उठा था। उसे आज आप अपना कितना अजीब अजीब सा लग रहा था। चंद घंटों में ही काया पलट कर रह गई थी। आंटी ने उसे अपने सामने तैयार करवाया था। वो इस वक्त एक बेहतरीन दोस्त होने का रोल प्ले कर रही थी। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। गो कि आंटी ने खुलकर बात कर क्लियर कर दी थी, फिर भी उसे नाफहम सी बेचैनी थी। माज उसे पार्क में ले आया था। रास्ता खामोशी से में कटा था। रात की तारीकी धीमी धीमी फैल रही थी। मौसम अच्छा था। आसमान पर पूरा चांद अपनी चांदनी लुटा रहा था। बेशुमार चमकते दमकते सितारे दिलकशी का बायस थे। वहाँ रास्ता रात की रानी के बेशुमार पौधों में खिले फूलों से फिजा बहुत मुअत्तर और खुशगवार थी। बच्चों, बड़ों, जवानों, बूढ़ों के हजूम वहाँ फैले थे। ज्यादा रश झूलों की साइड पर था। खासा पुररौनक और पुरशोर माहौल था। माज घास पर बैठ गया था। साथ उसे भी बैठने का इशारा किया। ये गोशा कुछ तारीक और सुनसान था। मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है,
और ना ही फिल्मी हीरो की तरह प्यार भरे डायलॉग बोल बोल सकता हूँ। कुछ तवक्कुफ के बाद उसकी गंभीर आवाज़ उभरने लगी। चेहरा झुकाए घबराई लजाई सी कंदील उसके बेबाक लहजे पर हवास बाख्ता होने लगी। मेरी ज़िंदगी बहुत शफ़ाफ़ और सपाट गुज़री है। मैंने किसी लड़की में कभी दिलचस्पी नहीं ली या फिर किसी ने मुझे इस तरह मुतासिर नहीं किया था। उसने गहरी शोख निगाह उसके दिलकश चेहरे पर डाली। मामा का इसरार बहुत अरसे कबल से था कि शादी कर लूँ, मगर मेरे ज़हन में कोई तस्वीर नहीं थी। मैं बहाने बनाता रहा, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है अपनी बेरंग ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर लेना चाहिए। तो मेरा प्रपोज़ल ठुकराओगी तो नहीं? इतनी अहम और मुश्किल बात उसने बहुत आसानी से कह दी थी और निगाहें उसके घबराए सिटपिटाए बौखलाए चेहरे पर मरकूज कर दी थी। तो देखो, गरम मिजाज और बेहिस मांस का ये रूप बिल्कुल अनोखा और पुरवकार था। कंदील जो घास के तिनके नोच रही थी, एकदम ही ब्लश हो गई। उसने झुका झुका सर मजीद झुका लिया। कंदील में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। शादी सारी जिंदगी के साथ का नाम है और इस मामले में लड़की की राय जरूर लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत सताया है, मगर सुकून मेरा भी कायम नहीं रहा था। वो मेरे ज़मीर की चुभन थी या तुम्हारी दी हुई बद्दुआएं थी। मैं लम्हे भर सुकून और इत्मीनान से नहीं रह पाया। प्लीज माजी का बाप बंद कर दे। जो मेरे नसीब में लिखा था वो होकर रहा। उसने पहली बार लब कुशाई की। माँ से करीब आते वेटर को लंबा ऑर्डर दिया था। मैंने जिंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग गुजारी है, किसी लम्हे कभी कोई कमजोरी महसूस नहीं की, मगर आज महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखता। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो फिर किसी के लिए दरवाजा दिल वाह नहीं होगा। माज अहमद जो कहता है वो करके भी दिखाता है। उसने उसका बर्फ हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर पुरज़म और चटानी लहजे में कहा, हाथ छोड़े, लोग आ जा रहे हैं। उसने बौखला कर सामने चिकने फर्श की रोशन रविश पर देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। वो उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होता उसका मखरूती उंगलियों वाला सफेद हाथ देखता हुआ भारी लहजे में बोला, प्लीज छोड़े ना। कुछ मंजिलें उन्हें देखते हुए जुमले कसते गुजर गए थे। शर्म से उसका बुरा हाल था, जबकि माज मुस्कुराता हुआ हनूज उसका हाथ पकड़े बैठा था। पहले बोलो, शादी करोगी मुझसे? ये आप इकरार करवा रहे हैं या जुर्म का एतराफ करवा रहे हैं? वो खफा होकर बोली, जुर्म ही किया है तुमने, माँ बदौलत का दिल चुरा कर। एक बात बताएंगे? उसकी निगाहों की वालिहाना वारफ्तगी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। एक नहीं, 1 लाख पूछो। वो नीम दराज हो गया। और राहील चचा के कमरे में भूत का असर है। मुझे वहां उसकी बात खत्म होने से कबल ही उसने बुलंद कहका लगाया था। सामने से गुजरते लोगों ने पलट कर इधर देखा था। देखो, माइंड नहीं करना। वो उसकी तरफ झुककर बोला, वो सारी हरकतें मैं करता था ताकि तुम खौफजदा होकर वहां से भाग जाओ। वो मास्क में लगाता था। चचा के कमरे की चाबी मेरे पास ही रहती है। मैं ही दरवाजा खोलता बंद करता। कह के भी तुम्हारी कमरे की खिड़की के पास रुमाल मैं मुंह छुपा कर लगाता था ताकि नानी और मामा के कमरे तक आवाज ना जाए। मगर तुम बहुत बहादुर साबित हुई। वो कमरा छोड़कर मामा के कमरे में रहने लगी और मेरा बाकी का प्लान फेल हो गया और सोचता हूँ अच्छा ही हुआ। आप इस कदर चीटर हैं? ओ माय गॉड! कंदील हैरानगी से उछल सी गई थी। तुम्हारी फैक्ट्री जाने की रविश मुझे हरगिज पसंद नहीं थी। मैंने तुम्हें खुद भी समझाया, मगर तुम मेरे खिलाफ भरी बैठी थी। मेरी बात पर मुश्तइल हो गई थी। मैं भी गुस्से में ना मालूम क्या क्या बोल गया था, जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ कि बहरहाल मैं कमजोर व पस्त जहनीत का नहीं हूँ। मामा ने भी कहा, अभी तुम सदमे में हो, मसरूफ हो जाओगी तो बहल जाओगी। मगर जानता था तुम बहलने वाली नहीं हो, सो डायरेक्ट वहां से रब्ता करना पड़ा। वो अपनी लायक को मेहनती वर्कर को छोड़ने पर राजी ना थे। फिर मुझे मजबूरन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना पड़ा। तब कहीं जाकर वो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी करने पर रजामंद हुए थे। या अल्लाह, कितने जबरदस्त एक्टर हैं आप! बाला ही बाला सब कुछ करते रहे और घर में ऐसे बेपरवाह और अजनबी बने रहे। वो हैरानगी दर हैरानगी की जद में थी। अब ऐसी नजरों से नहीं देखो, सब तुम्हारी मोहब्बत के जेर असर हुआ है। ये मोहब्बत है आपकी? मैं कितनी परेशानी में रही इसका एहसास नहीं है आपको? वो बेख्तियार रोने लगी। आंसू सरासर वो सरत और तमानियत के थे। उसकी सहरा जीस्त में फूल खिल उठे थे। उसे यकीन था मास जैसा बुलंद हौसला और साबित कदम शख्स उसकी तमाम महरूमियों का अजाला कर देगा। अरे अरे, खामोश हो जाओ। देखो, सामने से वेटर सामान लेकर आ रहा है। मैंने कोई गुस्ताही की तो तुम्हें एतराज होगा। उसने शौकी से आगे बढ़ते हुए कहा तो कंदील ने बर गिरफ्तारी से आंसू साफ किए। मास के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई।